यार अब टेम्परेचर बहुत बढ़िया हो गया है भाई, मैं इतनी खुश हूँ ज़िंदगी में, इससे ज़्यादा जीवन में मुझे खुशी नहीं मिल सकती। बहुत ही बढ़िया। तो मैं अपनी खुशी को बच्चों के साथ साझा करना चाहूँगी। मेरे प्यारे जग से न्यारे बच्चे आ चुके हैं। धन्यवाद। कर दिया आपने? बहुत बहुत धन्यवाद। सेंड नहीं किया? अरे यार इतनी मेहनत करवाएंगे। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल माय प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों को। क्या नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी? ये क्या हो रहा है? जग से न्यारी मैम पॉज लगा दे यार। जग से न्यारी में, जग से तक में कमेंट्स कहाँ हैं? चल कहाँ रहे हैं कमेंट्स? ये तो तू चला रहा है कमेंट्स को। बेटा एक सेकंड देना, जो एक्चुअल में जहां से कमेंट्स चलते हैं वैसे कर दे यार। कल जैसा हो रहा है मेरे को लग रहा है। वहीं जहां से कल लगाया था ना यार। ये इशू तो मैंने कल रिपोर्ट ही नहीं किया था यार, ये भी रिपोर्ट करना था। यहाँ पे भी नहीं चल रहा है आज तो। बेटा एक सेकंड देना, तुम्हारे ना कमेंट्स नहीं चल रहे हैं तो मेरे को 1 सेकंड दे दो। 1 सेकंड तो नहीं, थोड़े सेकंड्स टाइम दे दो। तुम्हारे कमेंट्स नहीं चलेंगे तो फिर समझ नहीं लगेगा। फोन वगैरह कहीं पे भी चल रहा हो तो बस मेरे को दिखा दे। बस 4 लोगों के इसमें भी कमेंट दिख रहा है। हाय हेलो हाय हेलो। वापस से देख, ये है, अब चल रहा है। ये वाला है एक्चुअली। हाँ हाँ चल गए कमेंट्स चल गए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बहुत ही बढ़िया। तो बहुत दिल से बेटा आप लोग का स्वागत है और बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि PYQs मैक्सिमम लोगों के बहुत अच्छे हुए। वो तो बेटा हमने कल क्लास में वो पोल करा के देख भी लिया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस का, एक्सेप्ट वो सिरिंज वाला जिसमें आप लोगों ने बेटा बहुत ही बड़ी गड़बड़ की थी, उसको छोड़कर बाकी ऑलमोस्ट आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे थे। चैप्टर आप बहुत अच्छी बात है कि अच्छे से प्रिपेयर हो गया है और हमने नया चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया था और ये चैप्टर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, आई एम श्योर। ठीक है बेटा, अच्छा लगे या ना लगे बट नीट को तो अच्छा लगता ही है। हर एक चैप्टर उसमें से क्वेश्चंस तो आएंगे ही, तो हमें बेटा हर चैप्टर को उतनी ही इंपॉर्टेंस के साथ में पढ़ना है और हर एक सब्जेक्ट को उतनी ही इंपॉर्टेंस के साथ में पढ़ना है। ठीक है, यस। तो बेटा इसी बात के साथ में शुरू करते हैं। बेटा देखो ना, नॉर्मल वाले चैट्स नहीं चल रहे, मेरे को कहीं और चैट्स दिख रहे हैं। तो इट्स ओके अगर आपका चैट नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं बेटा, चैट्स मेरे को दिखने चाहिए, आपको नहीं दिखने चाहिए। ठीक है, तो बेटा जी शुरू करते हैं विद फुल जोश एंड विद फुल एनर्जी। आप मेरे को बेटा एक बार कमेंट्स में बता दो हाउ इज द जोश, और हम चलाएंगे समाप्ति एक्सप्रेस। और हम बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का जो कल पढ़ा था हमने टॉपिक, उसको सबसे पहले रिवाइज करेंगे और फिर बेटा आज हम जो चीज स्टार्ट करेंगे that topic will be acquired immunity। ठीक है, और एक कोमलिका बड़े आए टिन 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 टिन, उसकी वीडियो बनाई थी तुमने यार। अब तक मैं तुमको प्यारी मैम लगती थी, तुम कोमलिका बना दोगे ना तो सीन ही पलट जाएगा। ठीक है, तो मैं तुमको कोमलिका तो ठीक है, अलग बात है। मैंने अपनी बहन को भी दिखाया कि दीदी मैंने अपनी असलियत, बचपन की असलियत अपने बच्चों को साथ में शेयर करी है। ठीक है, हाँ, बट नेवर माइंड बेटा, शुरू करते हैं समाप्ति एक्सप्रेस। और हमने पिछली क्लास में बेटा जो चीज पढ़ी थी उसको एक बार रिवाइज करते हैं, आप अपने नोट्स से एक बार चेक कीजिए। हमने सबसे पहले बेटा जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी को हमने समझा था कि एक डिफेंस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है जो हमें बेटा इतने सारे पैथोजेंस मतलब डिजीज कॉजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस के बावजूद भी हमें बेटा क्या करती है, बचा रही होती है बीमार होने से, क्योंकि हमारे पास वो इम्यून सिस्टम है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। बच्चों 2 प्रकार की इम्यूनिटी हमारे पास होती है, आप जल्दी आंसर दीजिए। एक होता है जिसे आप बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी और एक होता है जिसे आप बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट जन्म से हमारे पास प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं इनबॉर्न इम्यूनिटी। और बेटा जो आप बोलते हैं, जो आप गेन करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर लाइफ टाइम, उसे बोला जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
इनेट इम्यूनिटी स्पेसिफिक नहीं होती है, उसको ये नहीं पता होता है कि अगर XYZ कोई पैथोजन है तो उनमें डिफरेंशिएशन कैसे करना है, उनमें भेद कैसे करना है, वो सबको इक्वली ट्रीट करती है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ये पता है कि अगर ये पैथोजन वायरस है या फंगस है या XYZ कौन सा पैथोजन है तो उसको मुझे अलग अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, सबका सोल्यूशन एक नहीं होगा, वो हाईली स्पेसिफिक होती है। क्योंकि आपकी इनेट इम्यूनिटी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि यार कौन सा वायरस है, कौन सा पैथोजन है, जब उनमें डिफरेंशिएट ही नहीं कर रही है वो, जब वो स्पेसिफिक ही नहीं है तो उसको मेमोरी की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा वो हर किसी को तो हमेशा ही एक जैसा ट्रीट करेगी, तो इसको मेमोरी की कोई जरूरत नहीं है। आज की क्लास में आप और बेटर तरीके से समझेंगे कि मेमोरी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, यू विल अंडरस्टैंड इट इवन बेटर, ठीक है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी बहुत ज्यादा तगड़ी मेमोरी के साथ में बेटा होती है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि भैया ये जो प्रॉब्लम है ना, ये पहली बार भी मेरी बॉडी के अंदर हो चुका था, तो अब तो मैं अगली बार अगर ये आएगा ना तो इसकी मैं बैंड बजाऊंगी बहुत जल्दी। एक्चुअल में अगर आपने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन मेरे से पढ़ा है या कहीं से भी पढ़ा है, उसमें हमने एक कंडीशन पढ़ी थी इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, जिन्होंने 11th बेटा बर्बाद कर दी है, जो तुम्हारा एक डायलॉग है तो उसको तो छोड़ दो, ठीक है। अगर आपके बर्बाद नहीं है और आपको थोड़ा याद आ रहा है, उसमें भी मैंने ना मेमोरी सेल्स का एक कॉन्सेप्ट बताया था, वो प्रेगनेंसी में नेगेटिव ब्लड ग्रुप अगर होता है, अगर आपको नहीं भी याद है ना तो अभी तो हम मेमोरी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेमोरी बेटा बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास पहले एनकाउंटर की पहली बारी जब आपके बॉडी के अंदर कोई भी बेटा अटैक हुआ था उसकी मेमोरी है, तो सेकेंड टाइम ना आप बच के रिएक्ट करोगे या बेहतर तरीके से रिएक्ट करोगे, ठीक है। वेरी गुड, चलो कई लोगों को याद है, कई लोगों ने पढ़ा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अभी देखो दूसरा बेटा हमने इनेट इम्यूनिटी को कुछ बैरियर्स के अंडर पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था, अच्छा बॉडी के अंदर होते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। जो मम्मी आपको सबसे पहले बचा रही थी वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मम्मी नहीं बचा पाई तो दीदी बचा रही थी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, फिर वो नहीं बचा पाई तो अगर तुम्हारे पास दूसरा भाई बहन है तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। वैसे आपके जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो इनेट इम्यूनिटी का फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर जो है वो रोल प्ले करता है, जो आपको पहली बेटा बारी बचाने की कोशिश करता है फ्रॉम द पैथोजेंस, फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। फिजिकल बैरियर में जैसे आपके पास स्किन आता है जो सबसे बड़ा ऑर्गन है ऑब्वियसली, और किसी भी पैथोजन की एंट्री को फिजिकली रोकने की कोशिश करता है। फिर म्यूकस लाइनिंग जो आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में होती है वो भी आपको एक तरीके से बचाने की कोशिश करती है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में बच्चों क्या होता है, सिक्रीशंस होते हैं, जैसे HCl आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है, एंटीबैक्टीरियल, लाइसोजाइम एंजाइम होता है आपके टीयर्स में, आपके सलाइवा में एंटीबैक्टीरियल। फिजियोलॉजिकल बैरियर जब ये फेल हो जाए तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर, जो दोनों ही आपके इनेट इम्यूनिटी में आते हैं, बट हमने साइटोकाइन बैरियर अभी डिस्कस नहीं किया है, हमने सेलुलर बैरियर डिस्कस किया था जिसमें कुछ फैगोसाइटिक सेल्स थे जो बॉडी के अंदर पैथोजेंस को फैगोसाइटोसिस कर करके क्लियर करते हैं। कुछ नॉन फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। नॉन फैगोसाइटिक सेल्स में आपने नेचुरल किलर सेल्स के बारे में पढ़ा, NK सेल्स, विच इज अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट जो एक्चुअल में आपके ना ट्यूमर सेल्स को अटैक करती है, ठीक है। और फैगोसाइटिक सेल्स आपने पढ़े जनरली मैक्रोफाजेस। मैक्रोफाजेस अलग अलग जगह पे अलग अलग उनका नामकरण होता है, और मैक्रोफाजेस एक आपके ब्लड के जो होते हैं उन्हें मोनोसाइट्स बोलते हैं। फिर आपके ब्लड में ही कुछ और फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं जिन्हें आप न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। न्यूट्रोफिल्स को पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है, PMNL। पॉली मतलब मैनी, मॉर्फो मतलब मॉर्फोलॉजी, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस 2 to 5 लोब्ड, अलग अलग मॉर्फोलॉजी, न्यूक्लियस की अलग अलग मॉर्फोलॉजी दिखती है, 2 भी हो सकती थी, इसीलिए उसको PMNL बोला जाता है, ठीक है। डन हो गया है, रिवीजन डन हो गया है एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, रिवीजन डन। कैन वी स्टार्ट विद द टॉपिक? यस। अरे चैट्स को बेटा मारो गोली, चैट्स नहीं चल रही है तो शुरू करें बच्चों। यस, द लास्ट बैरियर जो आपका बचा हुआ था, इनेट इम्यूनिटी का जो लास्ट बैरियर बचा हुआ था बच्चा पार्टी, अब हम पढ़ेंगे आराम से। अभी आप बेटा सिर्फ पढ़ने पे फोकस करो, चैट्स पे वैसे भी फोकस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट बैरियर जो हमारा बचा हुआ था दैट इज साइटोकाइन बैरियर, जो आपके इनेट इम्यूनिटी का लास्ट बैरियर था। अब देखो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे ना बेटा, तो एनसीईआरटी ने तो इसे कुछ लाइनों में खत्म कर दिया है जो कि एक्चुअल में आपके काम की है। देखो देखा जाए सच्चाई तो यही है ना बेटा, मैं भले ही इसके पीछे का, मैंने हमेशा आपको एक चीज समझाने की कोशिश की है कि डेफिनेटली कई जगह पे हर चीज का, देखो ये
आप कई लोग बोलते हैं हर चीज के पीछे वाई होना चाहिए, हर चीज के पीछे वाई होना चाहिए, हर चीज के पीछे क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। अननेसेसरी क्यों अगर बेटा तुम हर चीज में करोगे तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की कि हर चीज में क्यों 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 नहीं करना है। कई बार ऐसी चीजें होती है, कई बार ऐसी चीजें होती है जिसमें क्यों करने का जरूरत ही नहीं है, वो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। हो सकता है उसके क्यों का जवाब तुम बेटा तब जानो जब तुम मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओ। अभी से क्यों क्यों कई जगह पे करने पर ना बेटा मेडिकल कॉलेज का रास्ता थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम चीजें बेटा हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे भी करेंगे। बट मैं पहले से आपको बताऊंगी वो कॉन्सेप्ट में सिर्फ आपको इसलिए समझा रही हूँ, पहली बात तो आपके पास टाइम है कि आप चीजों के पीछे, कई चीजों के पीछे का कॉन्सेप्ट समझ पाए। कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं करनी होती है, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चाहे कितने भी कॉन्सेप्ट्स आप समझ लो, कितनी भी महारत उसमें हासिल कर लो, अगर एनसीईआरटी की 5 लाइन्स याद नहीं रहेगी तो नीट का क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे वो 5 लाइन्स सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। लेकिन इवेंचुअली जो बच्चा कॉन्सेप्ट समझ जाता है, बहुत कम चांसेस है कि उसको एनसीईआरटी की लाइन याद ना हो, है ना। तो साइटोकाइन बैरियर बेटा बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगेन क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। साइटोकाइन बैरियर्स में बेटा बात करते हैं हम कुछ केमिकल्स की जिसे बोलते हैं इंटरफेरॉन्स। पहले आप सुनो और फिर बेटा हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यस यस, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, हम क्या बोल रहे हैं कि आपके कुछ इसमें प्रोटीन्स आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इंटरफेरॉन्स। तो देखो पहले मैं लिख देती हूं फिर मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो मैं इस साइड में लिख रही हूं, इस साइड में आपको समझाऊंगी। तो some virally infected cells produce proteins called as interferons to protect the non-infected cell from वायरल इन्फेक्शन। तो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही कहता है कि इनेट इम्यूनिटी का जो लास्ट बैरियर है उसमें इंटरफेरॉन्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं बच्चों, इंटरफेरॉन्स कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि वायरली इन्फेक्ट, पहली बात तो आपसे पूछेंगे इंटरफेरॉन्स का नेचर क्या है, वो बने किसके होते हैं, सो दे आर प्रोटीन। दूसरा सवाल आपसे पूछेंगे वो सिक्रीट कौन करते हैं, वायरली इन्फेक्टेड सेल्स बेटा इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो आप ऐसे याद रख लो कि यार खुद तो मैं वायरली इन्फेक्टेड हो गया, बट वो अपनी जिम्मेदारी समझता है कि यार क्या मैं अपने नेबरिंग सेल्स को बचा सकता हूं, तो वो कोशिश करता है कि नेबरिंग सेल्स को वायरस इन्फेक्शन से बचा सके। तो वायरली इन्फेक्टेड जब सेल्स हो जाते हैं तो वो अपने नेबरिंग सेल्स को बचा सकते हैं बाय सिक्रीटिंग सम प्रोटीन्स कॉल्ड एज इंटरफेरॉन्स, ठीक है। एंड इंटरफेरॉन्स कम्स अंडर अगेन द साइटोकाइन बैरियर अंडर इनेट इम्यूनिटी। पर कैसे बचाते हैं उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी बता देती हूँ, ठीक है। कैसे बचाते हैं, कैसे बचाने की कोशिश करते हैं उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ। बट पूछते तो सवाल बेटा सिर्फ यहीं से है कि इंटरफेरॉन्स होते क्या हैं, इंटरफेरॉन्स किस बैरियर के अंडर में आते हैं, और इंटरफेरॉन्स वायरली इन्फेक्टेड सेल या नॉन वायरली इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स इट। तो अभी बेटा आप समझने की कोशिश करो, जैसे कि एक नॉर्मल सेल है, जैसे कि एक, अरे यार थोड़ा नीचे बनाती हूँ, जैसे कि एक नॉर्मल सेल है बच्चों, ठीक है। ये एक नॉर्मल सेल है जो इन्फेक्टेड होने वाला है, ठीक है। नॉर्मल सेल है तो इन्फेक्टेड होने वाला है, मतलब आप डायरेक्टली ऐसे लिख लो कि एक वायरस है, ठीक है, जो इसको इन्फेक्ट करने वाला है, ठीक है। इस वायरस के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो ये वायरस क्या करने वाला है बेटा, ये वायरस इस सेल में अपना जेनेटिक मटेरियल डेफिनेटली इंसर्ट करेगा, ठीक है। ये वायरस इस सेल को इन्फेक्ट करने के लिए वायरस का जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो सेल के अंदर डाल देता है। अभी आप एचआईवी की पूरी लाइफ साइकिल पढ़ोगे, ठीक है, कि एचआईवी कैसे बॉडी को डैमेज कर रहा है, ठीक है। एनीवे
इस वायरस का कोई जेनेटिक मटेरियल है बच्चों, जो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इंसर्ट कर रहा है और आपके सेल में इंफेक्शन कॉज कर रहा है। आपके सेल के अंदर बेटा सपोज इसने अपना डीएनए, सपोज इसके पास डीएनए था, इसने डीएनए इंसर्ट किया, डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। क्या आपको ये स्टेप्स के नाम पता है कि डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनने को क्या बोलते हैं? क्या आपको पता है? हालांकि इसका जेनेटिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है। से फॉर एग्जांपल, मेरे कहने का मतलब है कि ये आपके सेल्स को डैमेज करने के लिए ना उसके अंदर अपनी प्रोटीन्स बनाता है, उसके अंदर अपनी वायरस वाली प्रोटीन्स बनाता है जिससे आपके सेल को वो डैमेज कर रहा है, राइट? तो ये क्या कर रहा है बेटा? डीएनए, हाँ क्या बोल रही हूं मैं? डीएनए से आरएनए बनाना दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनाना दैट इज ट्रांसलेशन। ठीक है, सपोज कोई वायरस था, उसने आपके सेल को इन्फेक्ट कर दिया। दिस इज अ वायरली इन्फेक्टेड सेल, दिस इज अ वायरली इन्फेक्टेड सेल। कैसे इसने बेटा इन्फेक्ट किया? इसने इसके अंदर बेटा अपने डीएनए से सपोज, मतलब आपके सेल के अंदर ना, आपके सेल की मशीनरी को यूज करके उसने डीएनए से बनाया आरएनए, आरएनए से बनाने लग गया वो कुछ प्रोटीन्स, जो वायरस के प्रोटीन्स हैं जो एक्चुअल में इस सेल को इन्फेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनने को बोला जाता है ट्रांसलेशन। आप पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ने वाले हो एनीवे, आपके उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ना आपके बॉटनी में, तो वो तो आप पूरा पढ़ोगे। बेसिकली इसने इसको इन्फेक्ट कर दिया, तो इसने डीएनए से आरएनए बनाया, यानी कि इसने क्या किया? ट्रांसक्रिप्शन किया, और इसने आरएनए से प्रोटीन बनाया, यानी कि इसने बेटा ट्रांसलेशन किया। दिस इज आरएनए, दिस इज वायरल प्रोटीन, दिस इज वायरल प्रोटीन। ठीक है, तो ये वायरल प्रोटीन की वजह से ही ये सेल इन्फेक्ट हो रहा है। नाउ जैसे ही ये वायरस का इन्फेक्शन बेटा, इसमें वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये सेल अपने नेबरिंग सेल्स जो कि अभी डैमेज नहीं हुए हैं उनको बेटा बचाने की कोशिश करेगा। ये नॉन इन्फेक्टेड सेल है सपोज, ये नॉन इन्फेक्टेड सेल है सपोज, ये नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं, तो ये नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को कैसे बचाएगा? आपको सिर्फ मैं बेसिक्स बता रही हूँ, इन डेप्थ बेटा नहीं बता रही हूँ, सिर्फ थोड़ा सा जानने के लिए। सो दीज नॉन इन्फेक्टेड सेल, ये नॉन इन्फेक्टेड सेल बेटा कैसे बचेंगे? एक्चुअल में ना जो सेल वायरस से इन्फेक्ट हो गया, ये इन्फेक्टेड सेल जो है ना, इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, तो मैं ऐसे अंडरलाइन करके लिखती हूं, ये वायरली इन्फेक्टेड सेल जो है ना बेटा, इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सम केमिकल्स जिसको आप इंटरफेरॉन्स बोलते हो। सो दिस बेटा starts to produce protein called interferons। क्या बनाना चालू किया बेटा इसने? इंटरफेरॉन्स बनाना चालू किया। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि इंटरफेरॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वायरली इन्फेक्टेड सेल। तो एक नॉर्मल सेल था, नॉर्मल सेल को वायरस ने इन्फेक्ट किया, उसके अंदर जाके अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करके अपनी प्रोटीन बनाई, इस सेल को बिल्कुल डैमेज कर दिया। लेकिन जो सेल बेटा इन्फेक्ट हो गई, वो सेल बनाने लग गई इंटरफेरॉन्स। अब ये इंटरफेरॉन्स क्या करेंगे जरा देखना। सपोज बेटा ये इंटरफेरॉन्स मैं ऐसे दिखा रही हूँ रेड कलर से, रेड नहीं दिखाती हूँ, किसी और कलर से दिखा देती हूँ। सपोज ये इंटरफेरॉन्स है जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रही हूँ। ठीक है, दीज आर द इंटरफेरॉन्स। अब ये इंटरफेरॉन्स बेटा नॉन इन्फेक्टेड सेल को कैसे बचाएगी? एक्चुअल में ये जाके नॉन इन्फेक्टेड सेल के ऊपर इंटरफेरॉन्स की बाइंडिंग साइट्स होती हैं। ठीक है, तो ये जाके नॉन इन्फेक्टेड सेल्स पर इस तरीके से जाके बाइंड करेंगी। देखो एरोस को ध्यान देना। ठीक है, ये देखो। ठीक है, ये इंटरफेरॉन्स जाके बाइंड कर गए। ठीक है, इंटरफेरॉन्स जाके बाइंड कर गए। जैसे ही इंटरफेरॉन्स बेटा जाके बाइंड करते हैं आपके रिसेप्टर्स के साथ में नॉर्मल सेल्स के, मैं इसका कंक्लूजन यहां पे लिख दूंगी, तो लिखने के पीछे ध्यान मत भागो, सिर्फ सुनने के पीछे अभी ध्यान दो। इंटरफेरॉन्स वायरस के सेल्स ने प्रोड्यूस किया, वायरली इन्फेक्टेड सेल्स ने प्रोड्यूस किया, ये जाके बेटा नॉर्मल सेल्स के ऊपर जाके बाइंड कर गए और उनको बोला अपने आप को बचाना है ना, तो भाई अब तुम ट्रांसलेशन इनहिबिटरी प्रोटीन्स बनाना चालू कर दो। इन्होंने बेसिकली इन नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को गाइड किया, एक दिशा दिखाई कि तुम वायरस से तभी बच सकते हो जब तुम अपने अंदर ट्रांसलेटरी इनहिबिटरी प्रोटीन्स बनाना चालू कर दो, TIP। दिस इज अतिरिक्त ज्ञान, दिस इज नॉट गिवन इन NCERT। What is given in NCERT are these lines. So what will be actually important is these lines बच्चों।
बट मैं अगेन एंड अगेन आपको बोल रही हूँ बच्चों, ठीक है, मैं अगेन एंड अगेन आपको बोल रही हूँ कि कॉन्सेप्ट सिर्फ जानना जरूरी है, कॉन्सेप्ट सिर्फ जानना जरूरी है, लेकिन लाइन सी वाली याद रखो ताकि एग्जाम में आप सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जाके बेटा बाइंड करती हैं और इनको बोलती हैं ट्रांसलेटरी इनहिबिटरी प्रोटीन्स बनाओ, जो कि बेटा वायरस के ट्रांसलेशन को रोक देगी। वायरस का ट्रांसलेशन होने का मतलब है बेटा कि वायरस जो है ना अपने प्रोटीन्स ना बना पाए। अगर वायरस अपने प्रोटीन्स ही नहीं बना पाएगा तो फिर वायरस बेटा इन्फेक्ट कैसे करेगा। वायरस को अगर इन्फेक्ट करना है तो वायरस को सेल्स के अंदर प्रोटीन्स बनानी पड़ेगी। अगर वो सेल्स के अंदर अपनी प्रोटीन्स ही नहीं बना पाएगा तो इन्फेक्शन कैसे करेगा। यानी इन इंटरफेरॉन्स ने बेटा क्या बोला इन सेल्स को बोला कि तुम जाके ट्रांसलेशन इनहिबिटरी प्रोटीन्स, ट्रांसलेटरी इनहिबिटरी प्रोटीन्स बनाओ जो ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर दे। इनहिबिट अगर ट्रांसलेशन हो जाएगा, वायरस के प्रोटीन्स ही नहीं बनेंगे तो वायरस का इन्फेक्शन ही नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई एवरीबॉडी? अगर समझ आ गई तो एक बारी बेटा डन डनाडन डन कर दो। बट तुम लास्ट में बेटा रिवीजन के वक्त में क्या याद रखोगे, एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी याद रखना। इंटरफेरॉन्स किस बैरियर के अंडर में आते हैं, साइटोकाइन। इंटरफेरॉन्स कौन प्रोड्यूस करते हैं, वायरली इन्फेक्टेड सेल्स। इंटरफेरॉन्स किसको बचाते हैं, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को फ्रॉम वायरस इन्फेक्शन। इंटरफेरॉन्स का नेचर क्या होता है, प्रोटीन। बस बेटा ठीक है, रिवीजन के वक्त में मैं हमेशा आपको बोलती हूं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इंटरफेरॉन्स कितने टाइप के होंगे, क्या क्या होगा, क्या काम है, नथिंग इज रिक्वायर्ड। मैंने थोड़ा सा ही आपको बताया, ज्यादा नहीं बताने, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि फ्यूचर में अगर आपको कॉन्सेप्ट किसी को समझाने की जरूरत पड़े, है ना, या फिर आप आगे कहीं बढ़ जाओ तो वहां पे आपके काम आएगा। तो मैं इसको बेसिकली यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख देती हूँ इंटरफेरॉन्स गाइड नॉन इन्फेक्टेड सेल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। कैसे, ये गाइडेंस में साइड में लिख रही हूं, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक नोट डाल के अतिरिक्त ज्ञान लिख दे रही हूं, नोट में एक्स्ट्रा ज्ञान, ठीक है। एक्स्ट्रा ज्ञान में हम क्या लिख रहे हैं, इंटरफेरॉन्स गाइड्स the non-infected cells to produce TIP, that is translatory inhibitory protein to stop translation, that is formation of viral protein, that is formation of viral protein in normal cell, that's it। इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे और एनसीईआरटी को अपने टिप्स पे करेंगे, ठीक है। अरे मैं साइड हो रही हूँ भाई, साइड तो होंगी ना, पहले लिख तो लूंगी फिर साइड होंगी। गुड 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 बेटा, गुड रिवान। डू वी हैव टू नोट इट? ऑफ कोर्स यू हैव टू नोट इट बेटा, आई हैव रिटन ना एक्स्ट्रा ज्ञान, नोट इट बेटा, नो प्रॉब्लम। मैम आज के दिन आपका अर्जुना में पहला क्लास था, क्या आपको याद है? आज ही के दिन था क्या? ये मुझे याद नहीं था यार। ये तो बहुत अच्छी बात है यार, हैप्पी 1 ईयर टू अस। देखो आप कह रहे हो ना कि मैम ना लिखे, अरे लिख लो, कोई नहीं बेटा, अभी तो मैं टाइम दे रही हूँ, अभी तुम्हारे पास समय है, लिख लो। मैं कहती हूँ जब रिवीजन करते हो बच्चों, या कभी ऐसा लगता है कि बैकलॉग हो गया, उस टाइम पे हमेशा स्टिक टू एनसीईआरटी, जब भी रिवाइज करो बेटा। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं बताती हूँ, ऑनेस्टली मेरा विश्वास करो, ठीक है। 1-2% कहीं पे बताती हूँ जहां कॉन्सेप्ट समझाने की। अभी मैं आपको अगर इम्यूनिटी में बी सेल्स कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे एंटीबॉडी बनाते हैं, अगर मैं थोड़ा बहुत उसके पीछे
थोड़ा अंदर ना जाऊँ ना तो तुम्हें वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। तो उसके लिए किसी टॉपिक में जाना पड़ता है। अभी डिजीजेस पढ़ाऊंगी तो डिजीजेस में पीएचडी नहीं कराऊंगी कि डिजीजेस में हर एक के लाइफ साइकिल पढ़ाने लग जाऊं। जिसकी जरूरत है सिर्फ उतना ही करेंगे, ठीक है। यस यस एवरीबॉडी, क्या स्टार्ट करें? 8 जून को जूलॉजी नहीं था, 13 जून को जूलॉजी था। अरे कोई नहीं बेटा, इसी महीने था ना, कोई नहीं। डन डनाडन डन हो गया बेटा। अगर डन डनाडन डन हो गया तो मेरे को एक बारी थम्स अप दे दो। डन डनाडन डन हो गया तो एक बारी मेरे को थम्स अप दे दो। क्या आप लोग अभी भी लिख रहे हैं? लिख रहे हैं तो मैं समय दे दूंगी, अगर नहीं लिख रहे हैं तो अलग बात है, ठीक है। कोई नहीं, आप 2 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट ले लो। हो गया डन। तो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। बड़ा पहले एनसीईआरटी खोल लो। सबसे पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे इनेट इम्यूनिटी की। सबसे पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे इनेट इम्यूनिटी की, ठीक है। सो इनेट इम्यूनिटी एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे और एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो देखो इतने में खत्म कर देती है। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें एनसीईआरटी सिंपल लगेगी जब तुम अच्छे से कॉन्सेप्ट्स पढ़ लोगे, ठीक है। चलो, और 1 मिनट टाइम चाहिए क्या? चलो कोई नहीं बेटा, बना लो। तुम्हें अगर 2 मिनट और टाइम चाहिए तो तुम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम तब तक बेटा वो ओपन कर लो, कोई नहीं, ठीक है। जो बना रहा है बना लो, कोई नहीं। 1 मिनट का मैं और टाइम दे रही हूँ। और आपके पास एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी खोलो और पेज नंबर बता दो। पेज नंबर 135 फॉर न्यू एनसीईआरटी, 150 फॉर ओल्ड एनसीईआरटी। आप एक बार पेज खोल लीजिए, ठीक है। यस यस, चलो चलो। तो इनेट इम्यूनिटी के बारे में हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। आपके पास जन्म से होती है इनेट इम्यूनिटी। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स इनटू आवर बॉडी। तो अलग अलग टाइप के बैरियर से आपको प्रोवाइड होती है। इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ बैरियर। अच्छा यार पेज नंबर बेटा आप देख लो ना, ठीक है। तो फिजिकल बैरियर में है स्किन इन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। म्यूकस कोटिंग एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरोजेनाइटल यानी यूरिनरी ट्रैक्ट एज वेल एज जेनाइटल ट्रैक्ट्स हेल्प इन ट्रैपिंग ऑफ माइक्रोब एंटरिंग आवर बॉडी। एक तरीके से दरवाजे की तरह करें कि पहले तुम्हें हमसे क्रॉस करना पड़ेगा तभी तुम अंदर जा पाओगे, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर एसिड इन द स्टमक, सलाइवा इन द माउथ, टीयर फ्रॉम द आईज प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ। रीजन हम बता चुके हैं। सेल्यूलर बैरियर में सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स, दैट इज ल्यूकोसाइट्स मतलब WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स ऑफ आवर बॉडी, लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स यानी कि PMNL यानी कि न्यूट्रोफिल्स, जैसे कि मोनोसाइट्स। नेचुरल किलर सेल्स आर द टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स इन द ब्लड as well as macrophages in tissue can phagocytose and destroy the microbe. All these cells come under cellular barrier. अरे यार साइटोकाइन बैरियर पूरा है ही नहीं, सिर्फ इतना ही है या 2-3 लाइन तो और थी, ये कंप्लीट नहीं है, इसके बाद 2-3 लाइन है शायद, एक बार मेरे को बताना। वायरस अरे भाई इम्यूनिटी का टॉपिक एकदम लास्ट में है, हिंदी में एक्सप्लेन करो। अब है प्रणामी, अब है भाई कौन सी जगह की हिंदी पढ़ के आया है? चाइना से हिंदी पढ़ के आया है क्या? हैं? हिंदी में एक्सप्लेन करो। यहीं पैदा हुआ है कि नहीं? कौन सी हिंदी पढ़ी है बचपन से? अ आ इ ई उ ऊ आ आ पढ़ा है ना? और नहीं है, इतना ही है। चलो बहुत ही सही है। मैं तो 4 लाइन बोल रही थी, सिर्फ 2 ही लाइन दिया है। देखो वायरल, अब बताओ क्वेश्चन इसी 2 लाइन से बनता है। Virally infected cell secrete proteins called as interferons which protect non-infected cell from virus infection. That's it.
ठीक है, मेरे को अलग ही बेटा कमेंट्स में जब मैं पढ़ती हूँ ना, मैम थोड़ा हिंदी में पढ़ा लिया करो, मैम थोड़ा हिंदी में बोल लिया करो। मैं क्या बोल रही हूँ, कौन सी भाषा बोल रही हूँ, बंगाली, हाँ, या चाइनीज, या स्पेनिश, कौन सी लैंग्वेज बोल रही हूँ, हिंदी ही है ना। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हो, इतना अटेंशन मत सीख किया करो भाई, नलायकों जैसी बातें करने लगते हो। मतलब अटेंशन नहीं, मेरे को इरिटेशन होती है ऐसे बातों पे कि एफर्ट करके एक कमेंट लिखते हैं, वो भी ऐसा। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्या स्टार्ट करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बच्चों हमने बोला कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मेरे को ना अब हिंदी बोलने में ना अजीब लग रहा है, ऐसा लगता है कि हिंदी बोल ही नहीं रही हूं जब ऐसे लिखते हैं ना, तो ये क्या बोल रही हूं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अ काइंड ऑफ इम्यूनिटी दैट वी एक्वायर ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम। हम इसे गेन करते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, क्योंकि जब हम किसी भी डिजीज कॉजिंग पैथोजन से एक्सपोज होते हैं तभी हम ये वाली इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो जैसे बेटा आप लाइफ के लेसन्स कब सीखते हैं, जब आप बाहर दुनिया देखते हैं, कई सारे धोखे खाते हैं, कई सारे गम आपको मिलते हैं, तो आप समझते हैं कि भाई ये चीज मुझे दोबारा नहीं करनी। ठीक है, इसने मुझे बड़ा दुख दिया, मेरी इस हरकत ने मेरे को प्रॉब्लम में डाल दिया। तो जब आप दुनियादारी सीखते हैं, जब आप एक्सपोज होते हैं प्रॉब्लम से, जब प्रॉब्लम से एक्सपोज नहीं होंगे तो लर्निंग भी कम होती है। इसलिए बोलते हैं ना कि क्वेश्चन सॉल्व करो। हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी मिस्टेक्स करोगे और मिस्टेक्स से लर्न करोगे। अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया, अगर ट्राई ही नहीं किया, तो पहले ही हार गए, पहले ही फेल हो गए। तो इसीलिए यहाँ पे भी यही चीज बोल रहे हैं कि जब आप एक्सपोज होते हैं पैथोजन से तो आप ये वाली इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं, जो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती है, जिसमें मेमोरी भी होती है। ठीक है, अब मेमोरी का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको भी एक एग्जांपल से समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, यस। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, देखो वो पॉइंट्स तो हम लिख चुके हैं, बट फिर भी मैं लिख देती हूं, गेन्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, हाईली स्पेसिफिक विद मेमोरी। क्योंकि सारे पॉइंट्स पहले लिख चुके हैं तो एक ही लाइन में हम कवर कर देते हैं, हाईली स्पेसिफिक विद मेमोरी। ठीक है, एक तो ये बोर्ड को सबसे पहले मौत आती है। हाँ, अभी देखो बच्चों, एक्वायर्ड इम्यूनिटी वैसे दो टाइप की होती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और ये दोनों टाइप की जो इम्यूनिटी होती है, इसमें कोई कोई सेल्स होते हैं जो मेन रोल प्ले करते हैं। बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बेटा हम एक और मेमोरी के साथ में एक और चीज पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। द एक्वायर्ड इम्यूनिटी कम्स विद प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी मेमोरी। अच्छा देखो, ऑफ कोर्स बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आपके, देखो मैं दो सेल्स के नाम बता रही हूँ, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। जिनको ये बिल्कुल भी नहीं पता है उनके कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं आपको बताती हूँ, इसको नोट मत करना जो मैं अभी यहाँ लिख रही हूँ। 11th में हम चैप्टर जो पढ़ते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, उसमें हम एक ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स हम दो तरीके के पढ़ते हैं, एक होते हैं बेटा ग्रैन्युलोसाइट्स और एक होते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में बेटा हम तीन पढ़ते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। मैंने बोला भी था, एक बारी देख के आना। और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में बेटा मोनोसाइट्स, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है सेल्यूलर बैरियर में। और बेटा ए ग्रैन्युलोसाइट्स में आते हैं लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स का मेन जो दो टाइप होता है वो होता है बी लिम्फोसाइट्स और होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, तो एक्चुअल में पूरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन्हीं बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स पर बेस्ड होती है। बी लिम्फोसाइट्स जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी का पार्ट होती है और टी लिम्फोसाइट्स जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का पार्ट होती है, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। मेनली यहाँ पे मैं लिम्फोसाइट्स, बी और टी लिम्फोसाइट्स की बात करूंगी जब मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करूंगी। अच्छा, मैं ना एक काम करती हूँ बच्चों,
क्या करूं मैं, तुम्हें पहले ना डिवीजन बता देती हूं, क्योंकि डिवीजन बताने के बाद प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बताना ज्यादा आसान होगा, ठीक है। तो डिवीजन बताने के बाद तुम ये रिस्पॉन्स को बेटर वे में समझ पाओगे, ठीक है। तो मैं ये जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, इसको बाद में बताती हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि अगर आप चाहो तो आप अपने एक्वायर्ड इम्यूनिटी को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो बच्चों। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को आप दो तरीके से पढ़ रहे हो। एक आपकी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसे आप बोल रहे हो ह्यूमोरल, और दूसरी जो है उसे आप बोल रहे हो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। आप साथ साथ में मेरे लिखो, एक जिसे आप बोल रहे हो ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और जो दूसरा है बच्चों उसे आप बोल रहे हो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो दूसरा है उसे आप बोल रहे हो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। हम इसे भी 1 by 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जैसा कि मैं कह रही हूं कि जो बी लिम्फोसाइट्स है, अच्छा आपको पता है लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन कहां होता है? अगर आप रिवाइज करके आए हो तो आपको पता होगा। शांभवी बेटा चैट्स पे ध्यान मत दो, इट्स ओके, अगर नहीं भी ऑफ किया तो आप मत ध्यान दो चैट्स पे, ठीक है बेटा। आप मेरे को एक चीज बताओ कि लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन कहां होता है? क्या आपने ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन देखा था ना, आपने लिखा था बोन मैरो, बोन मैरो में होता है ना, और बोन मैरो में सारे ही ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, आरबीसी का भी सिंथेसिस होता है, डब्ल्यूबीसी का भी सिंथेसिस होता है, प्लेटलेट्स भी वहीं से बनती है। पर अभी आप पढ़ोगे कि जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं या टी लिम्फोसाइट्स, क्योंकि है तो डब्ल्यूबीसीज, तो इनका प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है बेटा? बोन मैरो में ही होता है। दोनों का प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है। बेसिकली जब मैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी की बात करूंगी ना, तो इसमें बी सेल्स विल बी इन्वॉल्व्ड, इसमें बी सेल्स विल बी इन्वॉल्व्ड। और जब मैं बेटा आपकी किसकी बात करूंगी, जब मैं आपके सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करूंगी, तो यहां पे आप लिखेंगे टी सेल्स विल बी इन्वॉल्व्ड, विल बी इन्वॉल्व्ड। बेटा सेल्स बोलो या लिम्फोसाइट्स बोलो एक ही बात है, ठीक है। मैं बी सेल बोल लूं या बी लिम्फोसाइट बोल लूं, या टी सेल बोल लूं या टी लिम्फोसाइट्स बोल लूं, एक ही बात आप समझना, ठीक है। यस, तो B cells will be involved in humoral immunity, T cells will be involved in cell mediated immunity। अब बेटा मैं आपको ना सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को बाद में डिस्कस करूंगी, पहले मैं किसे डिस्कस करना चाह रही हूं? ह्यूमोरल इम्यूनिटी को डिस्कस करना चाह रही हूं। यहीं पे जब मैं डिस्कशन करूंगी ना, तो थोड़ा बहुत मेमोरी का कॉन्सेप्ट यहां पे भी आ जाएगा। फिर मेमोरी का कॉन्सेप्ट, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स मैं बाद में बताऊंगी। बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स, अच्छा ये भी वैसे किसी को याद नहीं होगा, बट 11th में जब हम बॉडी फ्लूइड्स पढ़ते हैं तो आपने डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स पढ़ी थी। चलो मैं उसमें जाती ही नहीं हूँ, कई लोग पढ़ के ही नहीं आए होंगे, ठीक है। अच्छा, तो बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स जो होते हैं ये आपके ह्यूमोरल इम्यूनिटी का पार्ट बनाते हैं। आपको पता है ह्यूमोरल, ह्यूमर वर्ड आ रहा है फ्लूइड से। ह्यूमर वर्ड कहां से आ रहा है? दिस, ह्यूमोरल में ह्यूमर वर्ड आ रहा है फ्लूइड। तो एक फ्लूइड प्रोनाउंसिएशन गलत हो जा रही है। फ्लूइड मतलब मैं आपके ब्लड की बात कर रही हूँ। आपके ब्लड में जो इम्यूनिटी है दैट इज योर ह्यूमोरल इम्यूनिटी। बेसिकली आपके ब्लड में एंटीबॉडीज होती हैं, बेसिकली आपके ब्लड में एंटीबॉडीज होती हैं। हाँ, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, ठीक है, पढ़ के है, बड़ा बड़ा आंसर दे रहे हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, प्रोटीन के नाम हम खुद ही बता देते हैं, ठीक है। तो आपके जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी में ह्यूमर वर्ड आया है, दैट ह्यूमर मीन्स फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड। और यहां पे मैं जिस बॉडी फ्लूइड की बात कर रही हूं जिसमें इम्यूनिटी है, दैट इज योर ब्लड। कौन सी इम्यूनिटी है जिसका चर्चा बेटा पूरी दुनिया में है? एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी। और अभी आप देखोगे कि एंटीबॉडी कैसे प्रोड्यूस होती है। आप एंटीबॉडी की शक्ल को बनाएंगे, एंटीबॉडी का डायग्राम देखेंगे, फिर आप ये भी देखेंगे कि आपकी बॉडी में कितनी डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी होती है, उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूं कि बी सेल्स इन्वॉल्व है इम्यूनिटी में, तो कैसे इन्वॉल्व है पहले इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना बच्चों, मैं यहाँ पे हेडिंग डालती हूँ जैसे कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है। मैंने कहा ह्यूमर मतलब फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड, और ब्लड में इम्यूनिटी है। ब्लड में बेसिकली एंटीबॉडीज होते हैं, और एंटीबॉडी एक्चुअल में बी सेल्स ही प्रोड्यूस करते हैं। अभी आप समझोगे। देखो अब इसका एक डायग्राम बनाते हैं, सुंदर सा बेसिक सा डायग्राम, जिससे आपको चीजें समझ में आए। ये आपके कौन से सेल्स है बच्चों?
ये आपके बी सेल्स हैं। इसका एक एनिमेशन है मेरे पास बहुत सुंदर सा, तो वो एनिमेशन भी हम देखेंगे। बहुत एनिमेशन का यूट्यूब का एक वीडियो है जो मैंने ढूंढा है ताकि आपको, वैसे तो आपको इसी फ्लो चार्ट से समझ में आ जाएगा, फिर भी आप देख लेना, आंखों को अच्छा लगता है ना, आई प्लीजिंग होता है ये एनिमेशंस। तो ये आपका एक बी सेल है, या आप बोल लो बी लिम्फोसाइट है, ठीक है, बी सेल बोल लो या बी लिम्फोसाइट बोल लो, एनीथिंग। बी सेल्स के ऊपर कुछ इस तरीके के बेटा रिसेप्टर्स लगे हुए हैं जो एक्चुअल में एंटीबॉडीज ही हैं। बनाना है सारा, बिफोर यू आस्क मी बनाना है या नहीं, बना लो, ठीक है। ठीक है, अभी देखना बॉडी के अंदर बेटा पैथोजन एंटर कर रहा है, ठीक है। बॉडी के अंदर वैसे पैथोजन के एंटर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगेन जब आप इसे आगे की अपने जीवन में डिटेल में पढ़ोगे तो आप देखोगे पैथोजन अलग अलग टाइप के होते हैं, पैथोजन की एंट्री अलग अलग तरीके से होती है। बट मैं आपको सिर्फ आपके 12th लेवल, आपके नीट के लिए जितना जरूरी है सिर्फ उतना बता रही हूँ। तो आपकी बॉडी के अंदर सपोज बेटा कोई एंटीजन आया, कोई पैथोजन आया, ठीक है। देखो आगे धीरे धीरे इसी टॉपिक को फर्दर डिटेल में हमें जाना है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर पैथोजन आया, अब बेटा पैथोजन क्या करता है ना, आपके पास बहुत सारे बी सेल्स हैं, आपके पास बहुत सारे बी सेल्स हैं, बहुत सारे बी लिम्फोसाइट हैं, ठीक है। और सबके ऊपर मैंने ये जो स्ट्रक्चर एक्चुअल में बना रखा है ना बेटा, यही आपका इम्यूनोग्लोब्युलिन है, यही आपका एंटीबॉडी है, यही आपका इम्यूनोग्लोब्युलिन है, ठीक है। दिस इज योर एंटीबॉडी। अब बेटा हर एक एंटीजन जो होता है, हर एक पैथोजन जो होता है, हर एक एंटीबॉडी के साथ में जाके नहीं बाइंड कर जाएगा। जैसे कि एक ताले की एक चाबी होती है, चाबी लॉक एंड की मैकेनिज्म, जैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट का आप पढ़ते हो ना, उसी तरीके से जब पैथोजन आता है ना बेटा, तो हर एक एंटीबॉडी जाके पैथोजन से बाइंड नहीं कर सकती। अगर बेटा सपोज मैं इसकी बात कर रही हूँ ना, सपोज मैं इसकी बात कर रही हूँ, तो अगर किसी पैथोजन की शक्ल ऐसी है, किसी पैथोजन की शक्ल ऐसी है, कोई एंटीजन की शक्ल ऐसी है, तो वो इसके साथ फिट बैठ जाएगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश करना, तो वो इसके साथ फिट बैठ जाएगा। लेकिन जिसकी शक्ल बेटा ऐसी है, जिसकी शक्ल ऐसी है, वो इसके साथ तो फिट बैठेगा नहीं, वो इसके साथ तो फिट बैठेगा नहीं। कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करता है, कोई पैथोजन बेटा बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो वो जाके ना ढूंढे, वो तो नहीं खैर जाके ढूंढ रहा है, आपके बी सेल्स के ऊपर बहुत सारे एंटीबॉडी है, तो एंटीबॉडी की शक्ल जिस भी एंटीबॉडी की शक्ल फिट बैठेगी ना उस एंटीजन के साथ में, वो उसके साथ जाके चिपक जाएगा। ये बात मेरी समझ आ रही है सभी को, ये बात मेरी समझ आ रही है सभी को। बेसिकली जब कोई एंटीजन, व्हेन आई से एंटीजन, यानी कि आपको समझना है कोई बाहर विदेशी चीज आई है। एंटीजन की डेफिनेशन लिखवाऊंगी, एंटीजन अभी सिर्फ बेसिक्स बताने की कोशिश करो। को बाहर से कोई विदेशी सामान मेरी बॉडी के अंदर आया है, तो भाई उसकी शक्ल जिस भी एंटीबॉडी से मैच कर जाएगी वो उसके साथ जाके फिट हो जाएगा, ठीक है। हर एक एंटीजन की शक्ल हर एक एंटीबॉडी से थोड़ी मैच कर जाएगी बच्चों, जिसकी मैच कर रही है वो जाके उसके साथ में फिट हो जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाने समझाने के लिए मैं ऐसे करके दिखा भी देती हूं कि सपोज ये डिफरेंट शक्ल के एंटीजन्स हैं, एक जिसकी शक्ल ऐसी दिख रही है, एक जिसकी शक्ल ऐसी दिख रही है, एक जिसकी शक्ल ऐसी दिख रही है, ठीक है। तो मैं कह रही हूं ये आपके एंटीजन्स हैं, ये आपके एंटीजन्स हैं, मतलब पैथोजन, जिसको अभी तक आप क्या बोल रहे थे, पैथोजन, जिसकी शक्ल फिट बैठी, यानी कि ये वाला, तो ये जाके बेटा बाइंड कर रहा है यहां इस तरीके से। सपोज ये जाके यहां बाइंड करेगा, ठीक है। अब देखना, अब देखना, ये एंटर किया, एनकाउंटर तो होगा ही ना भाई। विदेशी कोई सामान बॉडी के अंदर आएगा, विदेशी कोई सामान बेटा बॉडी के अंदर आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपके बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं वो कहेंगे कि भैया, वो तो ढूंढेंगे ना कि भाई कहां से तुम आ गए, तुम तो मेरे बॉडी के हो ही नहीं, तो वो एनकाउंटर करते हैं। वो एनकाउंटर करने का मतलब फेस टू फेस। तो जैसे ही बेटा एंटीजन का एनकाउंटर इस बी सेल के साथ में होता है, ये बी सेल डिवाइड करने लग जाती है, और ये बी सेल बेटा इवेंचुअली, अल्टीमेटली, अपॉन एनकाउंटर विद एंटीजन, ये अल्टीमेटली डिवाइड कर जाती है, और डिवाइड करके दो तरीके के सेल्स बनाती है। क्यों डिवाइड की भाई, ये क्यों डिवाइड की? क्योंकि ये एंटीजन को एनकाउंटर कर रही है। इसने कहा कि मेरी बॉडी के अंदर कोई विदेशी चीज आई है यार, अब मेरे को अपनी बॉडी के सेल्स को बचाने की जरूरत है,
तो मेरे को फटाफट से इसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो ये बेटा अपॉन एनकाउंटरिंग एन एंटीजन और अ पैथोजन, जैसे ही बेटा एनकाउंटर करती है, इट गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन से 2 तरीके के सेल्स? एक सेल्स जिसे बेटा बोलते हैं, एक सेल्स बेटा जिसे बोलते हैं प्लाज्मा बी सेल्स या इफेक्टर बी सेल्स, प्लाज्मा बी सेल या इफेक्टर बी सेल, और दूसरे सेल्स होते हैं मेमोरी बी सेल्स। दूसरे सेल्स होते हैं मेमोरी बी सेल्स। अभी समझना, ठीक है? अभी मेरा समझना, यस, ठीक है? अभी देखो बेटा, अभी देखो बेटा, समझने की कोशिश करो, ठीक है? वेरी गुड, ठीक है? देखो यहां पे मैंने बोला अपॉन, मैं यहां पे पॉइंट्स लिख दे रही हूं, अपॉन एनकाउंटरिंग विद एंटीजन B cells differentiate into 2 types of cell। कौन से 2 टाइप के सेल? नंबर 1 प्लाज्मा बी सेल, नंबर 2 मेमोरी बी सेल। जरा इनकी शक्ल देखना अभी, ये आपके प्लाज्मा बी सेल, ये आपके प्लाज्मा बी सेल, और ये आपके मेमोरी बी सेल के मेमोरी बी सेल, ठीक है? अरे भाई बहुत डायग्राम बनाना पड़ रहा है। अभी देखो, वापस से बताऊं, आपके बी सेल्स थे, बी सेल्स के ऊपर कुछ मैंने एंटीबॉडीज बना के रखे थे उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में। जैसे ही कोई भी बेटा पैथोजन एंटर करता है बॉडी के अंदर, तो पैथोजन और उस एंटीबॉडी की अगर शक्ल मैच कर रही है तो वो जाके उससे बाइंड करेंगे। मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी, इन शक्लों के भी कुछ नाम होते हैं, रैंडमली जाके बाइंड नहीं कर जाते। जैसे ही बेटा बेसिक सी बात है कि बॉडी का पैथोजन जब आपके बॉडी के इम्यून सेल्स के कांटेक्ट में आता है, बी लिम्फोसाइट्स के कांटेक्ट में आता है, तो बी लिम्फोसाइट्स इमीडिएटली डिवाइड कर जाती है 2 टाइप ऑफ सेल्स में। एक मेमोरी बी सेल्स कहलाते हैं, एक बेटा प्लाज्मा बी सेल्स या फिर इफेक्टर बी सेल्स कहलाते हैं। तो जो प्लाज्मा बी सेल्स होते हैं या इफेक्टर बी सेल्स होते हैं बेटा, ये तो इमीडिएटली क्या बनाने लगते हैं, ये इमीडिएटली सिक्रीट करते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। ये फटाफट से कहते हैं कि भैया ब्लड में जल्दी एंटीबॉडीज को रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि हमला हुआ है, और हमला हुआ है तो बहुत सारे एंटीबॉडीज की जरूरत है। तो इस तरीके से आपका प्लाज्मा बी सेल या इफेक्टर बी सेल फटाफट से ग्रुप ऑफ एंटीबॉडी सिक्रीट करने लगता है। मैम फिर मेमोरी सेल्स का क्या काम है? मेमोरी सेल्स क्यों जनरेट हुई? याद, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किसी बंदे के साथ में आपका जीवन में एक्सपीरियंस खराब रहा है, तो आप जब अगली बार, पहली बात तो आप उससे मिलना ही नहीं पसंद करेंगे अगली बार, ऑब्वियसली, ठीक है? आप उससे क्यों मिलना पसंद करेंगे? जिसने आपका मूड खराब किया है, आपका ऑरा खराब किया है। लेकिन बाई चांस बेटा मुलाकात हो जाती है। कई बार ऐसा होता है ना बेटा, लोग आपको पसंद नहीं होते ना, होता है बेटा, ऐसा होता है। आपको उस माहौल में रहना पड़ता है, आपको उन लोगों से बात करनी पड़ती है, एटलीस्ट बेटा बात ना भी करनी पड़ती है ना, स्माइल रखना पड़ता है चेहरे पे, ठीक है? ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन आपके जीवन में आएगी, ठीक है, जहां आप चाहते नहीं हो। एनीवे तो बेटा
अगर दोबारा मुलाकात हो जाए सेम बंदे से, सेम पैथोजन से, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि उसने मेरे साथ कैसा बिहेव किया था और इस बार मुझे उसको कैसे टैकल करना है। तो बॉडी क्या करती है ना बेटा, अब देखो ये जो पूरा स्टेप हुआ ना कि बी सेल रिकॉग्नाइज कर रही है एक एंटीजन को, डिफरेंशिएट कर रही है प्लाज्मा सेल्स में और आपके मेमोरी सेल्स में, भाई ये इतनी जल्दी तो होगा नहीं ना, इसमें टाइम लगेगा, समय लगता है रिस्पॉन्स करने में। लेकिन अगली बार अगर यही सेम पैथोजन अटैक करता है तो ये पूरा बेटा कार्यक्रम आपको वापस से नहीं करना पड़ेगा, ये पूरा कार्यक्रम वापस से आपको नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी ये कार्यक्रम एक बार हो चुका है और उसकी बेटा यादें अभी भी आपके पास ताजा हैं, आपके पास मेमोरी सेल स्टोर्ड हैं कि अगली बार तू आ अटैक कर मेरे को, तो मैं इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्स करूंगा, मैं तुरंत से उसका रिस्पॉन्स करूंगा और ये मेमोरी सेल्स तुरंत रिस्पॉन्स करने के काम में आएंगे जब सेकेंड टाइम पे वो पैथोजन एंटर करेगा। क्या मेरी बात सारे बच्चों को, प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों को समझ में आई? यस और नो एक बार बेटा कमेंट्स में बता दो, क्या सारे बच्चों को समझ आ गई? यस एवरीबॉडी, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, यस एवरीवन, यस राइट, चमक गया, वेरी गुड। मयूरी, रुद्र, दिशा, देवेश, शीतल, सलोनी, वेरी गुड। चितांशी, समीक्षा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। विशाल, सबको, सबका नाम नहीं ले पा रही हूं बट सबको समझ में तो आ गया है ना। तो ये बेटा बेसिक्स हैं, ये आपको पता होना ही चाहिए। अब आप बोलोगे वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी में दिया हो, तो ऐसा नहीं है, कुछ इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट्स ही ऐसे, इम्यूनिटी वाले पार्ट में स्पेसिफिकली, डिजीजेस में तो कोई एक्स्ट्रा नहीं है, टू दी पॉइंट ही रहना है। हालांकि ये आपके एनसीईआरटी में अभी आपको मिलेगा, आपको दिया है एनसीईआरटी में कि प्लाज्मा सेल्स होते हैं, मेमोरी सेल्स होते हैं और आपके जो ये सेल्स हैं ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन ये जो डायग्राम है ये उस कंटेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, मैं हमेशा बोलती हूँ डायग्राम सपोर्टिव होते हैं थ्योरी के, तो वो थ्योरी के सपोर्टिव में डायग्राम है, तो बनाना है और फटाफट से बनाओ, क्योंकि मैं अब बेटा जल्दी से आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगी। यहां पे मैं लिख देती हूं, ठीक है? ये क्या कर रही है? सीक्रेट एंटीबॉडी, सीक्रेट एंटीबॉडी, फटाफट से देखो। और इसके बारे में मैं क्या लिख रही हूं? stored for future, if body encounters same pathogen next time, these memory cells will work. These memory cells will work. इसको फटाफट से नोट करो बच्चों। यस, फटाफट से इसको नोट करो। प्लाज्मा सेल क्या बना रहे, लिख तो दिया, इट्स सीक्रेट एंटीबॉडी। ये सारे एंटीबॉडी हैं जिनको आप इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी बोलते हैं, जिसके बारे में अभी आगे हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है? यस, ठीक है। डन हो गया सारे बच्चों का। लाइट ऑफ कर देते हैं एनिमेशन देखने के लिए। अंधेरा कायम रहे, किल्विश, ठीक है? अंधेरा कायम रहे, डॉक्टर जैकॉल, शक्तिमान शक्तिमान। चलो, यस एवरीबॉडी, लिख लिया है सारे बच्चों ने? आई होप लिख लिया होगा। तो मैं एक एनिमेशन दिखाऊं? अगर आपको वापस से इसे लिखना होगा तो मैं वापस से 1 मिनट के लिए वापस से ये स्लाइड लगा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एक बार ये एनिमेशन दिखा देते हैं। ये आपका बॉडी का बी सेल दिखाया हुआ है, बी लिम्फोसाइट, ठीक है? इसमें कुछ अतिरिक्त ज्ञान होगा तो मैं पहले ही बोल दूंगी कि उसको इग्नोर करना। ये बॉडी में फॉरेन पैथोजन आ रहा है, कोई एंटीजन आ रहा है, एक बार जरा देखना है। ये दिखाने की कोशिश की है कि एंटीजन कुछ भी हो सकता है, फॉरेन पैथोजन कुछ भी हो सकता है, एक बैक्टीरिया, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस, कुछ वायरस, कोई फॉरेन टिश्यू, कोई एबनॉर्मल सेल्स, ठीक है? हाँ, तो कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है बेटा,
और ये देखो उसके ऊपर कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ये बोन मैरो दिखाया हुआ है, बोन के अंदर बोन मैरो होता है, जिस बोन मैरो में सारे ब्लड सेल्स बनते हैं। एंड्स पे रेड बोन मैरो होता है ना, रेड बोन मैरो में ही बेटा सारे ब्लड के सेल्स बनते हैं, तो आपके लिम्फोसाइट्स भी बेटा आपके रेड बोन मैरो में ही बनेंगे। ये एक बी सेल है और देखो इसके ऊपर मैंने जो एंटीबॉडीज दिखाई हुई है, या इम्यूनोग्लोब्युलिन्स भी बोलते हैं, उनको इम्यूनोग्लोब्युलिन्स भी बोलते हैं, जो दिखाए हुए हैं, जो आपके ऑफकोर्स बोन मैरो में बने। ये बॉडी के अंदर बेटा कुछ दिखाए हुए हैं कि बोन मैरो में बने, और अलग अलग जगह पे ये रह रहे होते हैं, जिसके बारे में मैं फ्यूचर में डिस्कस करूंगी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। बेसिकली ये दिखाया हुआ है, एक बारी देखना बेटा, एक बारी देखना, एक बारी देखो, अलग अलग टाइप के बी सेल्स है बच्चों, और अलग अलग बी सेल्स के ऊपर अलग अलग टाइप की एंटीबॉडी दिख रही है तुम्हें, किसी में पिंक, किसी में ग्रीन, किसी में ब्लू, किसी में ऑरेंज। तो डिफरेंट टाइप की बी सेल्स है, जो कि ऑफ कोर्स बेटा अलग अलग टाइप के एंटीजन को बेटा रिकॉग्नाइज करेगी। यही मैंने आपको बोला ना, ऑफ कोर्स मेरे पास डायग्राम में तो एक ही स्पेस है तो मैं दिखाऊंगी। तो बेटा हर एक बी सेल के ऊपर देखो अलग अलग कलर्स से ये दिखाने की कोशिश की है कि ये सारे एंटीबॉडी अलग अलग टाइप के हैं, सारे इम्यूनोग्लोबुलिन अलग अलग हैं। अब देखो एंटीजन बॉडी के अंदर आया, तो एंटीजन सिर्फ उसी से बाइंड करेगा ना जिसके कॉम्प्लीमेंट्री है, वो जिसके कॉम्प्लीमेंटरी है, ठीक है। अभी देखो इससे भी फिट नहीं होगा, पिंक वाले से फिट होगा सिर्फ, तो पिंक कलर और पिंक कलर कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, इससे जाके बेटा फिट कर जाएगा। जैसे ही इन दोनों का एनकाउंटर होता है बेटा, तो आपकी जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, आपकी जो बी सेल्स हैं बेटा, ठीक है, वो डिफरेंशिएट करती है एक्चुअल में इनटू टू टाइप ऑफ सेल्स। बेटा ये कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में है नहीं, तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ, ठीक है। इसने आगे क्या किया तो इसको मैं स्किप कर रही हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में नहीं है कि वो उसको प्रेजेंट करती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वाला कॉन्सेप्ट आपके में नहीं है। मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ से जैसे इनकाउंटर होता है, तो आपकी जो बी सेल्स है बेटा दो टाइप्स में डिवाइड हो गई, कुछ मेमोरी बी सेल्स और कुछ प्लाज्मा बी सेल्स या इफेक्टर बी सेल्स, ठीक है। मेमोरी बी सेल्स याद रखेगी कि पिछली बार किस चीज का अटैक हुआ था, और मुझे अगली बार अगर ये पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर किया तो इमीडिएटली एक्शन करना है। और कुछ होती है प्लाज्मा बी सेल्स, या फिर आप देखो कितनी तेजी से एंटीबॉडी बना रही है, प्लाज्मा बी सेल्स, इफेक्टर बी सेल इमीडिएटली एंटीबॉडी सिक्रीट करने लगती है। सो दिस इज हाउ एक्चुअली योर बी सेल्स रिस्पॉन्ड व्हेन एनी एंटीजन एंटर्स इन योर body. Okay, very nice. Thank you ma'am, we love you, you are super ma'am. ये सब लिखो जल्दी से बेटा समझ आ गई बात? यस एवरीबॉडी। अभी देखो कुछ ऐसे नलायक है, अरे भाई हेलो एक्सक्यूज मी 3D मॉडल, नलायक क्या देखा यार तूने, क्या देखा, कहां से आए हो बेटा, इसी धरती के हो या नहीं हो, समझ ही नहीं आता। अब 3D मॉडल दिखा दो मैम, मैं तो एंटरटेन होने आया हूं। अब मैम आप ही मॉडल बन के दिखा दो, हमें बी सेल बन के दिखा दो। बेटा कैसी बातें करते हो यार, ठीक है, समझ आया। तो देखो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट, देखो चीज तो यही थी ना यार, बस इसको एनिमेशन में दिखा दिया। एनिमेशन देखने में मजा आता है तो एनिमेशन देख लिया, क्योंकि एनिमेशन में कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी बीच में ना, जो बहुत डिटेल वाली चीजें की, इतना आसानी से नहीं होता है। अलग अलग टाइप में बेटा ये डिफरेंशिएट करती है, बट हमारे काम का नहीं है, हमें सिर्फ बेसिक्स पता होनी चाहिए, जो सिर्फ इतना ही है। तो मैं इसको वाइंड अप कर रही हूँ, जो बच्चे ने नहीं लिखा है वो एक बार लिख लो, मैं इसको वाइंड अप कर रही हूँ, रिवाइज करवा दे रही हूँ आपको। एक बी लिम्फोसाइट के ऊपर एंटीबॉडी होती है, जिसे आप इम्यूनोग्लोब्युलिन्स भी बोलते हैं, जिनके बारे में भी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। इन्हीं को आप इम्यूनोग्लोब्युलिन्स भी बोलते हैं, और अलग अलग टाइप की इम्यूनोग्लोब्युलिन्स हैं बेटा आपके बी सेल्स के ऊपर। जैसे ही बेटा इनके कॉम्प्लीमेंट्री कोई फॉरेन पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करता है बच्चों, तो ये इससे बाइंड करेगा और एनकाउंटर करके ये डिफरेंशिएट कर जाएगा मैम दो टाइप के सेल्स में। लव यू बच्चों। तो फिर बेटा एक होती है प्लाज्मा बी सेल्स या इफेक्टर बी सेल्स, एक होती है बच्चों मेमोरी बी सेल्स। प्लाज्मा बी सेल्स आपने देखा ना कितनी तेजी से एंटीबॉडी रिलीज कर रही है, और ये एंटीबॉडी सारा आपके ब्लड में है, इसीलिए ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी तो है। और मेमोरी बी सेल्स आपके फ्यूचर के लिए बच्चों स्टोर हो जाती है, और फ्यूचर में अगर सेम, याद रखना, सेम पैथोजन से अगर आपका दोबारा सामना होगा, तो इस बार ये मेमोरी बी सेल्स आगे खड़ी होंगी कि भैया अब तेरे को मैं बताती हूँ, ठीक है, पिछली बार तूने कितना डैमेज किया था, और ये उस वक्त में रिएक्ट करती है। डन हो गया बच्चा पार्टी? यस डन हो गया। अब तो बेटा डन हो ही गया होगा, मैंने काफी वक्त दिया आप लोगों को लिखने के लिए।
आई एम श्योर आपने लिख लिया होगा। अब मैं आपको बहुत आसानी से समझा पाऊंगी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। हालांकि अब तुम खुद ही समझ जाओगे, क्योंकि ना उसकी कहानी जो है ना इसी तरीके से ही समझाई जाती है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। लेकिन अब मेरे लिए समझाना बेटर है, तो मैं ना ह्यूमरल इम्यूनिटी के बाद सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बाद में बताऊंगी। पहले मैं क्या बताऊंगी, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। और मुझे एक्सपेक्टेड है कि अब ना आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। अब तुम ये मत कहना मैम हमसे ना आप ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हो, हम इतने भी इंटेलिजेंट नहीं है। कल का चैप्टर तो हम खुद ही कह रहे थे ना आसान है, इसीलिए 70% हम आंसर देते हैं। हमसे उम्मीद मत लगाओ मैम, ठीक है। चलो बेटा क्या हम लिखने जा रहे हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। बहुत इजी है बेटा, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, ठीक है। तुम ही तो कह रहे थे कल का चैप्टर आसान है मैम, मैंने तो कुछ नहीं कहा, तुमने ही कहा था, ठीक है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स अभी समझो, बिल्कुल अपने बेटा पढ़ाई से रिलेट करो। जब तुम कोई चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ते हो, अगर तुम खुद से पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है, 1% समझ में आएगा, मजाक कर रही हूँ, ठीक है। अगर तुम कोई भी, जैसे मैंने पढ़ा दिया बेटा, उसके बाद जब तुम रिवाइज करते हो फर्स्ट टाइम, तो तुम्हें उसको रिवाइज करने में कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लोगे उसे पढ़ने में, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा रिस्पॉन्स करने में। लेकिन जब तुम सेम टॉपिक को सेकेंड टाइम पढ़ोगे तो तुम्हें वो टाइम कम लगना चाहिए। कई लोगों को तो सेकेंड टाइम में और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि पहली बार में बेटा वो टाइम पास कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर नेचुरल सी बात देखो, और इसीलिए बोलते हैं ना बेटा कि पहली दफा पढ़ो तो भले ही बेटा तुम्हें आधा घंटा लग रहा है या 1 घंटा लग रहा है एक टॉपिक को पढ़ने के लिए, बट उसको अच्छे से पढ़ो, टाइम पास के लिए नहीं कि कल संडे को एग्जाम है तो बट पढ़ के उल्टी कर देता हूं, आगे तो क्या ही है। फिर तुम सेकंड टाइम पढ़ोगे ना उतनी ही मेहनत लगेगी। तो वैसा काम मत करो बेटा जिसके लिए तुम्हें हर बार वही मेहनत करनी पड़े। इसके जैसा काम करो कि फर्स्ट टाइम जब पढ़ो तो इट्स ओके यार, मेहनत थोड़ी ज्यादा लग रही है, पहली बार चीजों को देख रहे हो तो रिस्पॉन्स करने में तो टाइम लगेगा ना, तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन वही चीज, सेम चीज जब बॉडी नहीं आप सेकंड टाइम पढ़ते हैं, तो क्योंकि पहली बार की मेमोरी होती है ना, कॉन्सेप्ट से रिलेट करो बच्चों, कॉन्सेप्ट से रिलेट करो, है ना। तो सेम चीज बेटा जब तुम सेकंड, बिल्कुल बेटा प्रैक्टिकल जिंदगी से कॉन्सेप्ट है, तो सेम चीज सेकंड टाइम पढ़ते हो बिकॉज आपको पिछले बार की मेमोरी है, तो कम टाइम लगता है, फास्ट रिवीजन होता है। थर्ड टाइम पढ़ते हो और फास्ट रिवीजन होता है, फोर्थ टाइम पढ़ते हो और भी फास्ट रिवीजन होता है, राइट। तो ऐसा ही बॉडी के साथ भी होता है। बॉडी तो कुछ रिवाइज नहीं कर रही है बेटा हालांकि, लेकिन बॉडी जब पहली दफा किसी एनकाउंटर को किसी एंटीजन को एनकाउंटर को एंटीजन करती है, जब किसी एंटीजन को एनकाउंटर करती है तो सोचती है, समझती है, उसको समझने में टाइम लगता है कि ये क्या हुआ, और वो देखो डिफरेंशिएट करती है प्लाज्मा बी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स। टी सेल्स में भी मेमोरी सेल्स होते हैं, तो वो डिफरेंशिएट करने में बेटा टाइम लगता है, क्योंकि पहली बार है जी, पहली बार है, ठीक है। कोई एंटीजन मेरे सर पे सवार है, तो फर्स्ट टाइम एनकाउंटर में टाइम लगता है रिस्पॉन्स करने में, उसे बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि स्लो होता है और टाइम लेता है। But when the body encounter the same pathogen for the second time, the response is faster. It is called as secondary immune response or anamnestic response. Secondary immune response, anamnestic response fast होता है because of the memory of previous time. समझ आ गया? Yes? Yes everybody? ठीक है, चलो लिख लेते हैं बच्चों। बहुत ही देखो कितना इजी सा कॉन्सेप्ट है ना। चलो यहां पे लिखते हैं when body encounters। अब बेटा आपने एक डायग्राम बना लिया ना, आपको दोबारा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है कि मेमोरी सेल्स बनेंगे मैम तो टाइम पहली बार में डिफरेंशिएट करने में, वो डायग्राम मत बनाओ क्योंकि डायग्राम बना चुके हो, सेम चीज है, ठीक है। when body encounters pathogen for the first time, pathogen for the first time, it takes time
to respond and differentiate the immune cells. तो ऑफ कोर्स, अरे यार, तो ऑफ कोर्स ये स्लो होता है क्योंकि ये टाइम ले रहा है, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जिसे आप, इस वर्ड से क्वेश्चन आता है बच्चों, एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स, एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स, इस वर्ड से क्वेश्चन आता है। एन एमनेस्टिक सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को बोला जाता है। तो ये फास्ट होती है, क्यों? व्हेन बॉडी एनकाउंटर्स the same pathogen for the second time, response is faster, as memory cells are already stored from previous encounter. बेटा हालांकि ना होता क्या है कि कहीं कहीं पे ये भी पढ़ोगे कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है ज्यादा अमाउंट में। एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट जब मैं आपको एंटीबॉडी के टाइप्स बताऊंगी ना, तो मैं वहीं पे बता दूंगी कि कौन सी इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में बहुत ज्यादा दिखती है और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन ज्यादा दिखती है। बट अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको फटाफट से लिख लो बच्चों। सेम मोनिका, यस एवरीवन, ठीक है। चलो यस एवरीबॉडी, डन कर लो। मैं एक बार पानी ले लेती हूँ। युगल यार पानी भिजवा दो प्लीज, एक गरम। नहीं, हाँ डन एवरीबॉडी, यस, पक्की बात। वेट कर रही हूँ, कोई नहीं भैया, वेट कर लेंगे। हाँ अब क्या समाप्ति एक्सप्रेस भाई, ये तो बेसिक सी चीज थी। अब मैं पहले एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी। इसकी कौन सी समाप्ति एक्सप्रेस चाहिए तुम्हें? अभी पढ़ाई क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी की पहले एक बार एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं। अरे गिरीश जो है ना दूसरे ऑफिस में शिफ्ट हो गया अभी थोड़े टाइम के लिए। गिरीश वापस आएगा तो गिरीश बोलेंगे, है ना? यस डन हो गया ना? अब एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं बच्चों। देख लो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाला टॉपिक जहां लिखा हुआ है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती है, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बेटा ये भी प्रॉपर्टी होती है कि वो आपके सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर पाए, भेदभाव कर पाए। ऐसा नहीं है कि अपने सेल्फ सेल्स पर अटैक करने लग जाती है। ऑफ कोर्स जब प्रॉब्लमैटिक कंडीशन है, बीमारी की कंडीशन है, वो अलग है, बट इसके पास डिस्क्रिमिनेट करने की भी पावर होती है कि सेल्फ सेल है तो मेरे को अटैक नहीं करने का है, और अगर बेटा फॉरेन सेल्स है तो मेरे को अटैक करने का है, ठीक है। अच्छा
मेमोरी है. दिस मीन्स दैट व्हेन द बॉडी एनकाउंटर अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स विच इज ऑफ लो इंटेंसिटी. ये भी लिख लो कि इंटेंसिटी कम इंटेंसिटी के साथ में काम करती है. सेकेंड वाली ज्यादा पावरफुल होती है. एक तो इमीडिएट एक्शन करती है और क्योंकि पहली बार ही तुम्हें हो चुका है ना रिस्पॉन्स, तो तुम और फास्ट इंटेंसिटी के साथ में काम करोगे. तो ये भी पॉइंट ऐड कर लो, छोड़ना क्यों है. यहाँ पे तुम ऐड कर लो कि ये लो इंटेंसिटी, स्लो एंड ऑफ कोर्स लो इंटेंसिटी. समझने में टाइम लग रहा है तो ऑफ कोर्स इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी रिस्पॉन्स करने की. फिर हमने आगे क्या पढ़ा बेटा, आगे लिखा है व्हेन सब्सिक्वेंट एनकाउंटर. सब्सिक्वेंट मतलब वापस से एनकाउंटर, सब्सिक्वेंट एनकाउंटर with the same pathogen elicits मतलब करवाना a highly intensified secondary anamnestic response. सेकेंड वाला बहुत तेजी के साथ में इंटेंसिटी उसकी ज्यादा होगी क्योंकि पहली बार की मेमोरी है. This is ascribed to the fact that our body appears to have the memory of first encounter, जिसकी वजह से सेकेंड एनकाउंटर जो होता है बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है. ठीक है, थैंक यू भैया. यस अब बेटा आगे की एक बारी रीडिंग करते हैं. आगे की चलो. The primary and secondary immune response are carried out with the help of two type of special lymphocyte present in our body called B lymphocyte and T lymphocyte. Of course ये जो primary immune response हो रहा है, secondary immune response हो रहा है, ये आपके acquired immunity की property है जो दो टाइप के सेल्स के द्वारा बेटा होती है, B cells and T cells. ठीक है. The B lymphocytes produce an army of protein in response to pathogen in our blood. कहाँ प्रोड्यूस करती है? ब्लड में. B lymphocyte produce an army of protein in response to pathogen in our blood to fight with them. These proteins are called antibody या फिर immunoglobulin जिसकी शक्ल यहाँ पे बनाई हुई है. The T cells themselves do not produce any antibody. चलो ये अभी हमने पढ़ा नहीं है तो ये हम बाद में करेंगे. ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा नहीं है ना T cells का, ये नहीं सारा. हाँ अच्छा यहाँ पे लेकिन एक लाइन तो दी हुई है. चलो कोई नहीं, इसको बाद में ही कराऊंगी ना. अभी एनसीईआरटी की रीडिंग यहीं तक रखते हैं. अभी हम क्या करते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्योंकि कंप्लीट नहीं हुई है तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी में जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी. स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी. एंटीबॉडी को ही क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन, जो लेफ्ट साइड में डायग्राम बनाया हुआ था. बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बच्चों को अच्छा लगता है ये टॉपिक. ठीक है, आसान तो है तो अच्छा तो लगेगा ही बच्चों. इम्यूनोग्लोबुलिन्स जिसको शॉर्ट में आईजी भी लिखा जाता है. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन या आईजी. तो पहले इसको बनाएंगे. ठीक है, पहले इसको बनाएंगे. ठीक है, चलो चलो. इट्स रेनिंग हियर. तो बेटा यहाँ पे काहे रेन कर रहे हो? चलिए चलिए. हाँ, एनीवन बी माय फ्रेंड. अरे भाई प्रोनाउंसिएशन किसका प्रोनाउंसिएशन बच्चा? इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी. ठीक है, चलो चलो बनाते हैं. मेरे से बेटा प्रोनाउंसिएशन कराओगे आधे का तो मैं खुद ही गलत करूंगी. ठीक है, चलो इसको बनाते हैं बच्चों. तो ऐसे वाई शेप में बनेगा, ऐसे वाई शेप में बनेगा. जो तुम्हारे एनसीईआरटी में जितना बनाया हुआ है उसी टाइप का बनेगा. ठीक है, उसी टाइप का ही बनेगा जैसा एनसीईआरटी में बनाया हुआ है. क्या बात है, पहली बार में से परफेक्ट कैसे बन सकता है? मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है. इसका हाथ छोटा है थोड़ा. ठीक है, ऐसे नहीं मिटाते ना, इसके हाथ को यहाँ से बड़ा कर देते हैं. एनसीईआरटी ने अलग अलग कलर यूज किया है. किया तो है यार, मेरे को ना इसी में थोड़ी मौत आती है. कलर यूज करना पड़ेगा अभी मुझे. चलो करना ही पड़ेगा डिफरेंशिएट करने के लिए. आधे पेज में बन जाएगा अगर तुम्हारे पास आधे पेज का स्पेस है. ठीक है बेटा, देखो इससे रिलेटेड पॉइंट्स ना मैं इस पेज में लिखती हूँ. ठीक है, इससे रिलेटेड पॉइंट्स जो है ना मैं एंटीबॉडी से रिलेटेड
वो मैं इस पेज में लिखती हूँ, नहीं तो वहां पे ना बहुत घिचपिच हो जाएगी, ठीक है। तो आप भी क्या करना, जहां डायग्राम बना रहे हो, अगर लेफ्ट साइड में डायग्राम है तो राइट साइड में लिख लो, राइट साइड में लिखा है तो नेक्स्ट पेज में लेफ्ट साइड में लिख लो। देखो हर एक एंटीबॉडी को ऐसे क्यों बनाया, चार मैंने बेटा चार चीजें बनाई है, देखना चार मैंने लाइनें बनाई हुई है बेसिकली, 1 2 3 4, ठीक है। पहली बात, एंटीबॉडी प्रोटीनिशियस होती है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप देखोगे प्रोटीन है। और प्रोटीन, इसके लिए मुझे चैट्स ऑन करने पड़ेंगे। आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है ना बच्चों, प्रोटीन का मतलब होता है वो किससे बना है, अमीनो एसिड्स। अच्छा इसको जैसे कि मैं अगर लिख रही हूं N और C, ये मैं कह रही हूं एक प्रोटीन की चेन है। मैम आज क्लास 30 तक है, अरे यार 45 तक की तो है ना, 2 ही क्लास तो होती हैं बेटा। प्रोटीन अमीनो एसिड्स की बनी है। अगर मैं किसी भी प्रोटीन में N और C टर्मिनल लिखती हूँ, उसका क्या मतलब समझते हो, उसका क्या मतलब समझते हो बच्चों? यस एवरीवन, अगर मैं किसी भी प्रोटीन की चेन में N टर्मिनल और C टर्मिनल लिखती हूं तो उसका क्या मतलब समझते हो? आप एक बारी बायोमोलिक्यूल्स खोल के वो रिवाइज करने की कोशिश करना। N टर्मिनल मतलब यहां पर अमाइनो ग्रुप होता है प्रोटीन की चेन में, और C टर्मिनल मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उस एंड पर, जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं। इसीलिए किसी भी प्रोटीन की चेन को लिखने के लिए N और C वर्ड का यूज किया जाता है, अदरवाइज वो प्रोटीन की चेन नहीं कहलाएगी। N टर्मिनल C टर्मिनल आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। अब मैं कह रही हूं कि एंटीबॉडी को तुम क्या कह रहे हो कि ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, तो इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन, प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है, बहुत सारी अमीनो एसिड्स की बनी है, तो इसमें 4 चेन होते हैं, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स में लिख रही हूं कि नेचर क्या है, प्रोटीन। और मैंने एक बात आपसे कही, क्या कही? ईच एंटीबॉडी इज represented by H2L2। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? H2L2 क्या मतलब है? मैंने आपके पीछे वाले डायग्राम में अगर देखोगे 4 चेन्स बनाई हुई है, वो 4 प्रोटीन की चेन है। 2 बड़े बनाए हुए हैं बच्चों, देखना जरा, 2 बड़े चेन्स बनाए हुए हैं मैंने, ये, और 2 छोटे चेन्स बनाए हुए हैं मैंने। सोने चांदी के तो चेन नहीं है ना भाई, किसके हैं? प्रोटीन के हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन है, जिसको H2L2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? H2L2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा क्यों? H का मतलब हैवी, L का मतलब लाइट, सिंपल सी बात है भाई। एक चेन बड़ी दिख रही है क्योंकि वो बड़ी है भाई, हैवी चेन, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। ईच हैवी चेन 50 किलो डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट होता है, और लाइट चेन का वजन हल्का होता है तो उसको लाइट चेन बोला। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है, जिसका वजन ज्यादा हैवी हो गई, जिसका वजन कम तो लाइट हो गई, तो इसीलिए इसको H2L2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब है 2 हैवी चेन और इसका मतलब है 2 लाइट चेन। आज एनिमल किंगडम के क्वेश्चन भी लेके आई हूं, तो लास्ट के 10-15 मिनट में हम सॉल्व करेंगे, 10 मिनट में, ठीक है, 10 मिनट में, ठीक है। तो मैं एक लास्ट पॉइंट यहां लिख रही हूं, फिर डायग्राम में वापस आती हूं। तो एंटीबॉडी हैज, यार डराया मत कर यार, मैं फिर डर जाऊंगी, हाँ फिर वीडियो निकालेंगे ये लोग। हाँ किन्होंने? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब गर्मी भी हो रही थी थोड़ी, ठीक है। यार मेरे को ना हर कोई डरा देता है बड़ी आसानी से, मैं क्या ही यार कितनी बड़ी डरपोक हूँ यार मैं, ठीक है। मेरा पढ़ाने पे एक्चुअली फोकस भी कभी कभी ना बहुत ज्यादा ऐसे होता है कि मैं डर जाती हूँ। चलो हाँ हाँ, क्या लिख रहे हैं? एंटीबॉडी, हर कोई आता है मेरे को डरा के चला जाता है, ऐसे कैसे मैं बेटा वो बनूंगी, क्या निडर? ऐसे कैसे मैं निडर बनूंगी? निडर बनना पड़ेगा। हाँ मैं बहुत डरपोक हूँ, तुम्हें पता है। मैं बिकॉज यहाँ पे मैं ऑफ कोर्स अपने घर पे अकेले रहती हूँ। आई डोंट वॉच एनी हॉरर मूवीज, आई लाइक हॉरर मूवीज, बट मैं नहीं देख सकती हॉरर मूवीज, क्योंकि एक तो बेटा
ओवर थिंक करना ना पता नहीं कैसे रोके। मैं आई एम ट्राइंग टू डू थिंग्स कि मैं ओवर थिंकिंग को रोकूं, अननेसेसरी चीजों को कॉन्टेम्पलेट ना करूं जो है ही नहीं। जैसे ही बेटा कोई भी मैं हॉरर मूवी देख लूं ना, फिर मुझे लगता है वो सारी चीजें मेरे ही साथ हो रही है, मेरे ही घर पे है, ठीक है। फिर मैं चादर से बाहर मुंह निकाल के मतलब सो ही नहीं सकती, ठीक है। अब चादर के अंदर डाल लूंगी मुंह तो फिर मेरे को ऐसा लगेगा कि बाहर कोई मेरे को देख रहा है। पैर अगर बाहर है तो ऐसा लगेगा मेरे पैर कोई पकड़ लेगा, ठीक है। लाइट ऑन करके सोना पड़ जाता है, कभी कभी ऐसी स्थिति होती है। मैं क्या ही बोलूं यार, ठीक है। कहीं देख लिया ना, कुछ सुन लिया, अगर कहीं देख लिया बाई चांस, ऐसा लगता है सब मेरे ही घर पे हो रहा है, मेरे ही साथ हो रहा है, ठीक है। मेरे ही सोफे पे कोई बैठा हुआ है, ठीक है। ऐसा मेरे को डर लगता है बहुत मेरे को ना अकेले। और पता है क्या, एक्चुअल में फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर अकेले रहना है ना तो मत देखो यार। जो चीज देख के तुम इमेजिन करने लग जाते हो और डर जाते हो, देखो ही मत यार, सबसे अच्छा सोल्यूशन है। तो और मैं इनफैक्ट अगर कोई मेरा दोस्त मेरे घर पे आए और सपोज मेरी दोस्ती आ रही है, शिकारी कह रही है यार चलो हम देख लेते हैं हॉरर मूवी, देख लेते हैं, कुछ नहीं होता यार, देख लेते हैं, वो तो चली जाएगी अपने घर, ठीक है। मेरे को तो अकेले रहना है, तो मैं ऐसी स्थिति में देखती ही नहीं हूं, पता नहीं क्या करूं मैं, ठीक है। चलो कुछ नहीं बच्चों, चलो यार वापस। वुमेन क्या होता है, अभी तुमको दिखा दूंगी ना 4 मेन को, तो तुम भी बेटा ऐसे ही डरोगे। बड़े आए अकेले रूम पे, तुम्हें बंद कर दूंगी ना मैं, तो तुम्हारा सारा वो हो जाएगा डर बराबर। हाँ, स्टोरी क्या सुना, मैं कोई स्टोरी नहीं सुनाऊंगी। मैंने को ना स्टोरी सुनानी है ना स्टोरी सुननी है, कोई हॉरर नहीं सुनना। हाँ चलो, 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन, ठीक है। मैं तुम्हें इससे रिलेटेड अपने से रिलेटेड ना एक 3 AM की एक स्टोरी बताऊंगी, ठीक है। अपनी मैं एक 3 AM वाली एक स्टोरी बताऊंगी, बहुत ही बेटा बेकार स्टोरी है, ज्यादा इसमें कंटेंट एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। तो यस चलो, तो एंटीबॉडी इज made up of 4 polypeptide chain, 4 polypeptide chain, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती है। ऑफ कोर्स 2 हेवी चेन 2 लाइट चेन। हेवी क्यों बोला, ईच वेइंग, हर एक चेन का जो वेट होता है 50 किलो डाल्टन यूनिट होता है इसके वेट का, ठीक है। एंड लाइट चेन ईच 25 किलो डाल्टन अगेन यूनिट है, ठीक है। इसको पहले लिखो फिर डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। अरे स्टोरी बाद में, अरे कोई घोस्ट स्टोरी नहीं है भाई, कोई घोस्ट की स्टोरी नहीं है। बहन डर गई कर रहे हैं यहाँ पर हाँ चलो, अब इंटरेस्ट देखो बच्चों का। आज लास्ट में मैम गाना, आप स्टोरी सुना सकते हो, गाना स्किप कर सकते हो, ठीक है। देन हो गया बच्चों, यस एवरीबॉडी। तो बेटा ईच एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय H2L2, 2 हेवी चेन 2 लाइट चेन। हर एक हेवी चेन का वे होता है 50 किलो डाल्टन, हर एक लाइट चेन का होता है 25 किलो डाल्टन। टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो आइए बच्चों इस पर नजर डालते हैं, ठीक है। हाँ, ये N टर्मिनल, ये C टर्मिनल, ये N टर्मिनल, ये C टर्मिनल, ये N टर्मिनल, ये C टर्मिनल, ये N टर्मिनल, ये C टर्मिनल। ये पहली लाइट चेन, ये दूसरी लाइट चेन, ये पहली हैवी चेन, ये दूसरी हैवी चेन। समझ आ गई बात, ठीक है। यस, अब देखो थोड़ा ना मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जैसे जो डिवीजन किया हुआ है ना वो थोड़ा कर देती हूं। आपके पास अगर नहीं है रंग तो आप बिना रंग के बेटा कर लो डिवाइड। चेन्स को मैंने डिवाइड कर दिया कुछ कुछ एरियाज में। आपके पास कलर नहीं है तो आप बेटा पेंसिल से कर लो, एक में शेड कर लो, एक में शेड मत करना, ठीक है। एक में डॉट 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 कर लो, एक में ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है। हाँ ये ठीक है। चलो चलो बढ़िया। अब मेरे को मौत आ रही है भाई, बहुत ज्यादा हो गया।
कितने कलर लेके आऊं भाई, जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो बस इतना इतना ही, इतना काफी है, इतना काफी है, ठीक है। हाँ, मैं अकेले क्यों रहती हूँ, क्योंकि भाई मम्मी पापा मेरे वेस्ट बंगाल में रहते हैं, अकेले ही रहना पड़ेगा, क्या करें। जीवन में तुम भी अकेले रहोगे बेटा, अभी पढ़ने जाओगे, घर के पास थोड़ी बेटा, घर से एमबीबीएस थोड़ी हो जाएगी, जाना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो ये है, ये लाइट चेन है, ये लाइट चेन है, ये हैवी चेन है, ये हैवी चेन है बेटा। ये हवा में तो नहीं लटक रही होती है, किसी भी एंटीबॉडी में जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं। ऑफ कोर्स जैसे ये हैवी चेन और हैवी चेन है, ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड होती है, ऐसे घूम तो नहीं रही है, फ्री तो नहीं घूम रही है। तो इन दोनों के बीच में भी बेटा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड, एस एस का मतलब है मैं डाइसल्फाइड बॉन्ड दिखा रही हूं। तो आपकी हैवी चेन और हैवी चेन के बीच में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड है, एनसीईआरटी का डायग्राम देखना। और हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में भी एक एक डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, जिससे कि ये कनेक्टेड है बेसिकली। तो हैवी और लाइट भी कनेक्टेड है और हैवी भी कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और डाइसल्फाइड बॉन्ड दिखाए हुए हैं, जो बेटा आप ऐसे देख सकते हो, जैसे यहां पे एक डाइसल्फाइड बॉन्ड दिखाया है। हर एक पर्टिकुलर शेडेड एरिया में ना एक एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है, हर एक शेडेड एरिया में एक एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ठीक है। जैसे कि बेटा मैंने देखो ना लाइट चेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पिंक और ग्रीन। जैसे मैंने हैवी चेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, येलो, ब्लू, एक ये वाला, एक ये वाला। आप समझ रहे हो ना, हैवी चेन को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। हालांकि इन पार्ट्स का आपके लिए कोई काम नहीं है, फ्यूचर में आप पढ़ोगे इनके बारे में डिटेल में। और लाइट चेन को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ऑफ कोर्स हैवी चेन एग्जैक्टली इसका डबल है, तो इसमें 2 जोन, 2 एरिया है, तो इसमें 4 होंगे। तो हर एक एरिया में मैंने एक एक डाइसल्फाइड बॉन्ड दिखाया है, इसके अलावा, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिखा देती हूँ, ये ऐसे, यहाँ पे एक दिखा देती हूँ ऐसे, यहाँ पे एक दिखा देती हूँ ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। चलो अब ज्यादा ऐसे ऐसे नहीं बोलूंगी, हर एक ये याद रखने का तरीका है टोटल कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है। टोटल 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, तो इस तरीके से आसानी से याद रहता है, इस तरीके से आसानी से याद रहता है। तो टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो हर एक एरिया में मैंने हर एक रीजन में एक एक डाइसल्फाइड बॉन्ड दिखाया है बच्चों, राइट। और हैवी और लाइट के बीच में एक, हैवी और लाइट के बीच में एक, और 2 हैवी चेन के बीच में 2, टोटल बेटा 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। अब बेटा मेरे को एक चीज बताओ, अगर ये एंटीबॉडी है, अगर ये एक एंटीबॉडी है, तो क्या इसके पास एंटीजन को पकड़ने के साइट्स होंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम में पीछे दिखाया था ना। यस या नो मेरे को बताओ, इस तरीके से मैंने दिखाया था ना, और मैंने ये दिखाया था ना, इस तरीके से फिट होती है एंटीजन। तो ऑफ कोर्स बेटा अगर कोई एंटीबॉडी है तो उसके पास एंटीजन के लिए बाइंडिंग साइट्स होनी चाहिए कि नहीं, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होनी चाहिए कि नहीं, यस। तो डेफिनेटली एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। सवाल आता है कि ये कहां होती हैं, सवाल है कि ये कहां होती है। तो इस डायग्राम में ही मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन करके आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं यार, ठीक है, कलर चेंज नहीं करूंगी, हाँ ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, ये आप चाहो तो ऐसा डिफरेंशिएशन आपको करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल भी दिखा सकते हो, ठीक है। आप सिंपल भी दिखा सकते हो, आप सिर्फ नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। यू डोंट हैव टू पेंट। मेरे पास तो स्कोप है पेंट करने का, तो मैं कर रही हूं। मैं दिखाना चाह रही हूं कि कैसे एंटीजन से ये बाइंड कर सकता है। ठीक है, अभी देखो यार, ये ना थोड़ा इस साइड का गंदा बन गया है। एक काम करते हैं, इसको सुधारते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं जैसे उस वाले में बना है।
अरे यार बस इससे ज्यादा परफेक्ट मैं नहीं बना सकती। तो बेटा आपको यहां दिख रहा है ये क्या है एक्चुअल में, दीज आर एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, दीज आर एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, दीज आर एंटीजन बाइंडिंग साइट्स जो एंटीबॉडी के ऊपर है। समझ आ रही है बात, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। अब देखो मैं इसके साथ में कैसे एंटीजन को बाइंड कराऊंगी। देखो एंटीजन की शक्ल कैसी दिखनी चाहिए, कुछ ऐसी जो इससे जाके फिट हो जाए। तो मैं कलर चेंज कर देती हूँ, अब जिस कलर से मैं दिखा सकती हूँ इसके साथ में ऑरेंज कलर का दिखा देती हूँ ऐसे। देखो अब ये एंटीजन आएगा और इसमें फिट हो जाएगा, लेकिन इस कलर से ना ये दिख नहीं रहा है यार। कौन से कलर से ये दिखेगा, रेड कलर से आई थिंक दिखेगा। तो बेटा ये जो होती है ना यार, मैंने ना, अरे यार बेटा सॉरी यार, तो थोड़ा मिटाना पड़ेगा, थोड़ा मिटाना पड़ेगा यार। थोड़ी गड़बड़ हो गई बच्चों, थोड़ी गड़बड़ हो गई यार, थोड़ी गड़बड़ हो गई। प्लीज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ आई एम सॉरी। इतना बड़ा एंटीजन बाइंडिंग साइट नहीं दिखाना था यार। प्लीज़ यार मेरे को हेट मत करना यार, प्लीज़ डोंट हेट मी। थोड़ा गड़बड़ हो गया यार, सॉरी। नॉट पॉसिबल, नहीं मैम नो यार, सॉरी यार, कभी कभी तो मेरे से भी हो सकता है, प्लीज़। अब मैं क्या करूं बच्चों, पेंसिल से नहीं बना रहे थे तुम, पेंसिल से नहीं बना रहे थे यार। एक्चुअल में ना उतना बड़ा नहीं दिखाना था यार, प्लीज़ बेटा आई एम सॉरी। मुझे पता है बहुत दुख होता है यार, तुम्हारी नोटबुक में तुम बनाते हो ना, आई नो तुम कट नहीं करना चाहते, पर आई एम सॉरी, थोड़ा सा ना ज़्यादा बन गया था यार। सॉरी 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 यार, मैं समझती हूँ यार, मेरी भी नोटबुक गंदी हो जाती है ना तो मुझे बहुत दुख होता था। एक्चुअल में सिर्फ इतना बनाना था, एक्चुअल में सिर्फ इतना बनाना था। मैं बहुत अच्छे से पेन समझ सकती हूँ, बट बेटा प्लीज़ इसके लिए मेरे को प्लीज़ डोंट हेट। कभी कभी तो गलती एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा डायग्राम के अंदर ज़्यादा ही चली गई थी यार, कुछ ज़्यादा ही मैंने बड़ा बना दिया था। इतना बनाना है एक्चुअली, सिर्फ इतना बनाना है, ठीक है, सॉरी। तो ये जो बेटा मैंने साइड्स बनाई है ना, ये हैं एक्चुअल में एंटीजन बाइंडिंग साइड्स। मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी बना दी थी। जब मैं एंटीजन बनाने जा रही थी ना, तब मेरे को समझ आया कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया है, ठीक है। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि एंटीजन इतना बड़ा एंटीजन तो नहीं था, ठीक है। एंटीजन बाइंडिंग साइट्स मैं आज ना सिर्फ यहीं तक रखूंगी, सिर्फ एंटीजन को बाइंड करके दिखा देती हूँ। अगली क्लास में हम यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि ना मैं क्या करूंगी, अभी क्वेश्चंस कराऊंगी तो टाइम लगेगा, तो मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेना चाहती, ठीक है। तो मैं आज इसी डायग्राम तक अभी एंटीजन दिखा देती हूँ, वहीं तक रखूंगी। अगली क्लास में मैं यहीं से शुरू करूंगी, ठीक है। तो देखो एंटीजन ना ऐसे करके आता है और इससे बेटा बाइंड कर जाता है। मैं अगली क्लास में यहीं से कहानी जो है शुरू करूंगी। तो दिस इज द एंटीजन, दिस इज द एंटीजन। इसकी कहानी भी मैं अगले दिन अभी शेयर करूंगी, ठीक है। तो ये रहा एंटीजन। फिलहाल मेरे को क्वेश्चंस कराने हैं ना, जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, तो इसीलिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। क्वेश्चंस करेंगे और अगली क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये वाला डायग्राम से ही कंटिन्यू करेंगे। अभी ऑलमोस्ट हो चुका है, बट थोड़ा थोड़े पॉइंट्स अभी बच रहे हैं, ठीक है, ओके। तो इसके लिए बेटा मुझे बहुत ही सॉरी। दीज आर एंटीजन। अब मैं आपको एंटीजन के बारे में भी डिटेल बताऊंगी कि पूरा एंटीजन एक्चुअल में बाइंड नहीं करता है, एंटीजन का कुछ पोर्शन बाइंड करता है। तो वो पोर्शन क्या कहलाता है वो मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है, ठीक है। बस मेरे को एक लास्ट क्वेश्चन का एक आंसर दे दो। मैं भी पढ़ाऊंगी गूगल, अभी है 45 तक। मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दे दो कि जो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है वो किसके किसके बीच में प्रेजेंट होती है। क्या हैवी चेन के बीच में, क्या लाइट चेन के बीच में, किसके बीच में प्रेजेंट होती है। एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, फिर मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूंगी, ठीक है। हाँ 3 AM स्टोरी बेटा मैं पहले ही बता रही हूँ, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं है इतनी जितना तुम सोच रहे हो। फिर तुम डिसअपॉइंट हो जाओगे, फिर तुम और दुखी हो जाओगे, ठीक है। इतनी कोई इंटरेस्टिंग नहीं है। तो एंटीजन जो होता है कहाँ पे बाइंड करता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कहाँ होती है, हैवी और लाइट के बीच में।
बिटवीन हैवी एंड लाइट। बस ये याद रखो, अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यहां से भी कंटिन्यू करेंगे और यहां से भी कंटिन्यू करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो बाकी एनसीईआरटी की रीडिंग को मैं डिलीट कर रही हूँ। आप ना बेटा कमेंट्स में ही मुझे आंसर देना। सुंदर बना है ना ये डायग्राम, वैसे तो तुम्हारा तो मैंने खराब करा दिया, बट मेरा सुंदर बना है, ठीक है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि एक बारी ना हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं एनिमल किंगडम के, तो मुझे कमेंट्स में आंसर दे देना, फिर मैं 3 AM वाली स्टोरी बता रही हूँ, ठीक है। तो मुझे कमेंट्स में आंसर देना, पोल नहीं क्रिएट कर रही। तो ये होमवर्क वाला जो है ना, मोल्यूस्का से आई थिंक होमवर्क दिया था मैंने, एकाइनोडर्मेटा से दिया था। तो ये होमवर्क जो था उसका है 11th रिवीजन। मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी, जिसने 11th रिवीजन नहीं किया है तो वो थोड़ी देर बेटा जो अभी तक पढ़ा है वो रिवाइज कर लो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन जो है बेटा वो कहता है, ये नीट में भी इस साल आया था सवाल इस टाइप का, रेडियली सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन द एडल्ट ऑफ। वैसे तो रेडियल सिमेट्री आपको कहां दिखती है बच्चों? आपको दिखती है आपको दिखती है सीलेंट्रेटा में और आपको दिखती है टीनोफोरा में, और प्लैटीहेल्मिन्थेस से बाइलेटरल सिमेट्री स्टार्ट हो जाती है। बट एकाइनोडर्मेटा में रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री दोनों दिखती है। रेडियल दिखती है उनके एडल्ट्स में और लार्वा में दिखती है बाइलेटरली सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन द एडल्ट ऑफ एकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में। तो रेडियली सिमेट्री वन जो भी बच्चा आंसर दे रहा है ना, उसने क्वेश्चन को ही ध्यान से नहीं पढ़ा है भाई। एकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में तो रेडियली मिलती है ना, उसके लार्वा में बाइलेटरल मिलती है, टीनोफोरा में रेडियल, हेमिकॉर्डेटा में बाइलेटरल सिमेट्री, सीलेंट्रेटा में भी रेडियल। बेटा मैं अगेन बोल रही हूँ, जो बच्चों की 11th बर्बाद है या 11th नहीं पढ़ा, प्लीज आप लोग इन क्वेश्चंस को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी इसीलिए सॉल्व करा रही हूँ, लास्ट में करा रही हूँ इसीलिए। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉर्डेट। कॉर्डेट के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, नहीं। डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड नॉन कॉर्डेट में होता है, कॉर्डेट में होता है सिंगल डॉर्सल एंड हॉलो। सिंगल डॉर्सल एंड हॉलो, डॉर्सल तो होता है बट हमारा सिंगल होता है, डॉर्सल होता है हॉलो। हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, करेक्ट है। हमारे पास पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती है, करेक्ट है। हमारा हार्ट डॉर्सल नहीं होता, हमारा हार्ट वेंट्रल साइड पे होता है। हम स्यूडोसीलोम नहीं होते, हम ट्रू सीलोम होते हैं। तो यानी कि बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई एम श्योर आप लोग कर पाए होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए रहा ये, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion and another is labeled as reason. All vertebrate are caudate but all chordates are not vertebrate. Notochord is replaced by vertebral column in adult vertebrate. सारे vertebrate caudate होते हैं। Absolutely बेटा, caudate की क्लासिफिकेशन अगर आप देखोगे तो एक होता है सब अच्छा पहले तो कॉर्डेटा की अगर क्लासिफिकेशन देखोगे तो कॉर्डेटा में एक होते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स और एक होते हैं यूकॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स में 2 सब फाइलम होते हैं, एक होता है यूरोकॉर्डेट, एक होता है सेफेलोकॉर्डेट, ये 2 सब फाइलम है। और यूकॉर्डेट का सिर्फ एक ही सब फाइलम होता है, दैट इज सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो ऑफ कोर्स ही बात है, अगर वर्टिब्रेटा कॉर्डेट के क्लासिफिकेशन में आ रहे हैं तो सारे वर्टिब्रेट जो हैं वो कॉर्डेट तो होंगे ही, पर सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट्स नहीं होते, ठीक है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है, कुछ कॉर्डेट यूरोकॉर्डेट भी होते हैं, सेफेलोकॉर्डेट भी होते हैं। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट वर्टिब्रेट, ये बात बिल्कुल सही है बेटा। असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है। एंड देखो सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट इसीलिए नहीं होते क्योंकि सब में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस भी नहीं होती है, that is the reason. Assertion is the correct explanation, I mean reason is the correct explanation, है ना। सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट इसलिए नहीं होते क्योंकि जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर देती है सिर्फ वही बेटा वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो रीजन भी असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चेंबर लाइक क्रॉप एंड गिजर्ड। क्रॉप एंड गिजर्ड आपको दिखती है कौन से बेटा क्लास में? पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, यानी एव्स में दिखती है, एव्स में आपको दिखती है, ठीक है। तो इसमें से एव्स देख लो कौन कौन से हैं। कातला तो एव्स नहीं है बेटा, कातला तो क्या है? मछली है, बोनी मछली। बूफो तो क्या है बेटा? आपके एम्फीबिया, ठीक है। कॉर्वस कौआ है, कोलंबा पिजन है, कैमेलियन तो बेटा रेप्टाइल है, यानी कि कॉर्वस यानी कौआ, सीटाक्यूला यानी रट्टू तोता जो तुम में से भी कई लोग हैं, पैवो यानी कि क्या? मोर, ठीक है। तो ये तीनों आपके एव्स हैं, तो तीनों में बेटा एडिशनल चेंबर होगा, ठीक है। एयर ब्लैडर किस में मिलता है? एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर या फिर बेटा ओपरक्यूलम, ये दोनों आपके सिर्फ बोनी फिशेस में मिलता है, आपके कार्टिलेजिनस फिश में नहीं मिलता है। तो इसमें से बोनी फिश कौन सी है बेटा? ऑस्टिक्थिस।
इसमें से बोनी फिश क्या है, ऑस्टिक्थिस, ठीक है। अगला बेटा, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल हैव 3 चेंबर हार्ट विद 2 एट्रिया एंड अ सिंगल वेंट्रिकल एंड आर ओवीपैरस इन नेचर। ये बात बिल्कुल सही है, उनके पास 3 चेंबर हार्ट होता है, रेप्टिलिया में कुछ एक्सेप्शन है, नो प्रॉब्लम, और अंडे देने वाले एनिमल्स होते हैं, करेक्ट बात है। क्रोकोडाइल के पास 4 चेंबर होते हैं विद 2 वेंट्रिकल एंड 2 एट्रिया एंड आर विविपैरस इन नेचर, ठीक है। क्रोकोडाइल बेटा वैसे सारे ही ओवीपैरस ही होते हैं, सारे ओवीपैरस होते हैं, ठीक है। सेकेंड इज इनकरेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, ठीक है, सारे ओवीपैरस होते हैं। मैं ठीक, चलो चलो एग लेंगे, रेप्टाइल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लेट्स, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लेट्स, हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन, एयर ब्लैडर, पॉइजन स्टिंग। तो 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लेट्स आपको दिखती है साइक्लोस्टोम्स में, अगर आपको याद आ रही होगी। ए का हो गया 2, ए का हो गया 2, इसके अकॉर्डिंग बेटा ऑप्शन 4, बाकी आप मैच कर सकते हो, ठीक है। यस, पॉइजन स्टिंग होता है आपके ट्राइगॉन, स्टिंग रे, ठीक है, और स्टिंग रे कार्टिलेजिनस मछली को बिलोंग करता है, कॉन्ड्रिक्थिस। एयर ब्लैडर बोनी फिशेस में, हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन, अगेन बेटा आप इसमें बोल सकते हो। बेटा वैसे हेट्रोसर्कल जो होता है वो कार्टिलेजिनस मछली में भी दिखता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसने क्या मैच किया है, बी का 3, बी का इसने 3 मैच किया है। हाँ, क्योंकि पता है क्या, हेट्रोसर्कल जो कॉर्डल फिन है, यानी कि जो पूंछ वाली फिन होती है ना, वो अनइक्वली डिवाइडेड कार्टिलेजिनस मछली में दिखती है। अच्छा, पॉइजन स्टिंग के लिए इन्होंने अलग से, ऑफ कोर्स ये पॉइजन स्टिंग तो बेटा इन्होंने डायरेक्टली एग्जांपल दिया हुआ है ना, पॉइजन स्टिंग ट्राइगॉन, ठीक है ना। और हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन आपकी कार्टिलेजिनस मछली में दिख गई, एयर ब्लैडर आपकी ऑस्ट्रिक्टिस में दिख गई, हो गया ना, ठीक है ना, हो गया ना, कोई गलती नहीं है बेटा, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। पॉइजन स्टिंग मैंने डायरेक्टली कार्टिलेजिनस मछली में दिखा दिया था, उसमें एग्जांपल दिया हुआ, एग्जांपल मार्क कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, आप देख लो, मैच कर लो, लास्ट क्वेश्चन, फिर कहानी, अभी 4 मिनट बचे हैं, ठीक है। कोई गलत मार्क तो नहीं किया है ना, सही तो मार्क किया है। पेट्रोमाइजन यानी कि लैम्प्रे, डी का हो गया 3, डी का 3, डी का 3। टेरोफाइलम इज एंजल फिश, सी का हो गया 2, सी का हो गया 2, ऑप्शन 3, ठीक है। यस, डन बेटा। जो प्रैक्टिस के लिए पढ़ के नहीं आते हैं वो प्रैक्टिस को स्किप कर सकते हैं, ये सिर्फ बेटा उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कुछ पढ़ के आए हैं, ठीक है, रिवीजन करके आए हैं। अगर रिवीजन नहीं किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, और कोई बहुत बड़ी स्टोरी नहीं थी, कोई गलत तो मार्क नहीं कर दिया है, जल्दी जल्दी लास्ट में कराने के चक्कर में ना कभी कभी गलती भी हो जाती है, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। हाँ, तो स्टोरी कुछ नहीं है बेटा, स्टोरी मेरी डर की स्टोरी है, ऐसा कोई बहुत स्टोरी नहीं है। मेरे को ना गिल्ट हो रहा है कि तुम्हें गंदी स्टोरी सुनानी पड़ेगी मेरे को, ठीक है। तो 3 AM वाली स्टोरी बस इतनी है बच्चों की। मैं यूजुअली कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी समय पर सो जाऊँ। देखो, समय पर सोने के बहुत सारे अच्छे फायदे होते हैं। फायदे ये हैं कि बेटा ऑफकोर्स तुम्हें अच्छी ब्यूटी स्लीप मिल जाती है, ज़्यादा अच्छे से सो पाओगे, मतलब ज़्यादा टाइमली सो लोगे तो ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाओगे। फ़ोन चलाना ऑफकोर्स बेटा फालतू का फ़ोन चलाते रहना, स्क्रॉल करने का कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। तो हाँ, तो क्या बोलते हैं, टाइम पे सोने के, अब मैं तुम्हारे चैट से ना डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, टाइम पे सोने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मेरे को उनमें से एक और बहुत बड़ा फायदा नजर आता है, अपार्ट फ्रॉम कि मेरे को 8 घंटे की नींद मिल जाए, मैं ज़्यादा फ़ोन ना चलाऊँ। मेरे को उसके अलावा एक और फैक्टर है कि मेरे को ना किसी ने बताया है, मुझे नहीं पता ये सच है कि नहीं, कि जो बेटा टाइम 3 बजे वाला होता है ना, वो 3 बजे वाला भूत का टाइम होता है, ठीक है। मुझे नहीं पता ये इसमें कितना सच है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं ना कहीं, हालांकि बेटा पहले मेरी स्लीप साइकिल बहुत बिगड़ी हुई थी, बहुत पहले की बात बता रही हूँ, 1-1.5 साल पहले। फिर मैंने कॉन्शियसली एफर्ट लिया कि यार इतनी रात तक जगना बिल्कुल ही गंदी बात है, बहुत बुरी हैबिट है, और आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये 1-1.5-2 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब मैं 3-3 बजे 4-4 बजे जगी रहती थी, ठीक है। अब मेरे को किसने बता दिया 3 बजे जो टाइम होता है भूत का टाइम होता है। अब भाई मैंने क्या करती हूँ, भाई टाइम पे सो, सबसे पहली बात तो उससे तुम फोन का जो टाइम फालतू का यूज कर रहे हो वो फालतू का टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, और तुम टाइमली सो जाओगे। अब अगर तुम टाइम पे ना सोए, बाई चांस तुम्हें ऑफिस का काम है, कुछ तुम रात में पीपीटी बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बाई चांस बेटा अगर मैं बाई चांस लेट सोई, तो भाई 1:30 बजे अगर सोई ना, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में यही रहता है कि अब 3 बजने वाले हैं, ओ गॉड अब 3 बजने वाले हैं, भाई मेरे को नींद आनी चाहिए, अब 3 बजने वाले हैं, मेरे को जल्दी नींद आ जाए, मेरे को जल्दी नींद आ जाए। उस प्रेशर में मेरा दिमाग सो ही नहीं पाता है, ठीक है। जितना मैं अपने आप को प्रेशर देती हूँ ना कि सो जा सो जाओ सो जाओ, 3 बजने वाले हैं,
उतना ज्यादा मैं उस 3 बजे के करीब जा रही होती हूँ, ठीक है, उतना ज्यादा मैं उस 3 बजे के करीब जा रही होती हूँ, फिर बेटा मेरी बैंड बजती है। फिर मैंने कहा यार मैं ना ऐसे टाइम पे सोऊंगी ही नहीं जब 3 बजे बहुत करीब आने वाला हो। पर मेरे साथ ऐसी सिचुएशन भी हुआ है, मेरे साथ ऐसी सिचुएशन भी हुई है कि मैं सो गई हूँ टाइम पे और फिर मेरी नींद खुली है और मैं देखती हूँ 3 या 3:15 या 2:30 बज रहे होते हैं, ठीक है, और फिर मैं क्या ही बताऊं यार, फिर क्या करना पड़ता है, फिर कुछ ना कुछ बेटा टाइम पास करना पड़ता है। फिर मैं वेट करती हूँ कि कब 4 बजेंगे और मैं वापस से सोऊं, ठीक है, फिर मैं 4 बजने का वेट करती हूँ और 4 बजे फिर मैं सोती हूँ। तो ये थी एक बहुत ही बोरिंग स्टोरी जिसका कोई लेना देना नहीं था, बट मैंने तुम्हें बताया था कि बेटा ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, इतनी भी इंटरेस्टिंग कहानी नहीं है, ठीक है। तो दैट्स द स्टोरी ऑफ माई 3 AM कि डर लगता है यार, अकेले रहने में डर तो लगेगा ही बेटा, लेकिन मैं बेटा उस डर पे कई सालों से काबू पा रही हूँ और मैं अकेले रह रही हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। चाहे मेरे को थोड़ा सा डर लगे तो क्या हो यार, हर दिन थोड़ी लगता है। चलो थैंक यू वेरी मच बच्चों, एक बारी क्वेश्चंस को देख लेना, एक बारी क्वेश्चंस को देख लेना बच्चों, ठीक है। और अगली क्लास में हम बेटा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जहां हमने खत्म किया है, ठीक है। और अगली क्लास में अब गाना हो गया, अब क्या गाना, डबल चीजें नहीं मिलेगी बेटा, इतना पैसा में इतना ही मिलेगा, ठीक है। अभी अगली क्लास में होएगा गाना। चलो बाय बाय, लव यू, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। अब अगली क्लास में बेटा थोड़ा तो गाने के लिए भी थोड़ा वेट किया करो, चलो बाय, थैंक यू, बाय बाय बाय, थैंक यू।